नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 58 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज हमारे साथ एक नए शिक्षक साथी हैं। कल और परसों हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी से विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन वो विज्ञान के अलावा और बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं बच्चों में। वो ऑलराउंडर हैं, वो खेलों में रुचि रखते हैं, वो स्काउटिंग में है, वो रेड क्रॉस में है, वो थिएटर में है, वो रंगमंच में है, वो विज्ञान ड्रामा में है। कोई ऐसी गतिविधि नहीं है विद्यालय की जो बच्चों के साथ नहीं करते। और सबसे मजेदार बात यह कि ये सब वो विज्ञान शिक्षक होते हुए भी करते हैं, जो कि हमारे पूरे देश के और पूरे प्रदेश के विज्ञान शिक्षकों के लिए एक उदाहरण है। वरना लोग कहते हैं कि साइंस का टीचर तो बड़ा धीर गंभीर होना चाहिए, इससे कोई मतलब है। शिक्षक विशेष रूप से आ रहे हैं, वो इन मेथडों को तोड़ते हैं, वो इन पुरानी जो रूढ़ियां हैं इनको तोड़ते हैं और विज्ञान के साथ साथ शिक्षा, कला और संस्कृति को जोड़ते हुए अपने स्वागत करिए जोशी जी का, जो उत्तरकाशी से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। और साथ में हमारे साथ रोज की तरह हैं दिल्ली से श्री गिरीश चंद्र जोशी जी। और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से एक बार नमस्कार कर दें। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार सर, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी जी, आपका स्वागत है सर। जोशी सर, आप विज्ञान के शिक्षक हैं और इतना हमें मालूम है कि आप उत्तरकाशी के पास ज्ञानसू नामक एक जगह पर विज्ञान के शिक्षक हैं। दर्शकों में आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञानसू और उत्तरकाशी लगी हुई जगह है, अगल बगल की जगह है, और वहां से गंगोत्री और यमुनोत्री लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भी आप गंगोत्री और यमुनोत्री जाएंगे तो आपको वाया उत्तरकाशी जाना पड़ता है। उत्तर की काशी जिसे कहा जाता है, अपने आप में बड़ा दिव्य पवित्र धार्मिक स्थल है सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का। तो राजेश जोशी जी इसमें आपके गाइड हो सकते हैं, कभी आप उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री आने का कार्यक्रम बनाएं। जोशी सर, हम चाहेंगे आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं कि आपने कहाँ शिक्षा ली और कौन कौन सी डिग्रियां ली, फिर उसके बाद आपके बच्चों के साथ किए गए प्रयोगों पर बात करेंगे। सर, मेरा प्राइमरी एजुकेशन तो उत्तरकाशी से ही है। बेसिक स्कूल से ही, प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद मैं प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से मैंने हाई स्कूल किया है, और कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी से मैंने इंटर किया। और ग्रेजुएशन मेरा फर्स्ट ईयर उत्तरकाशी से हुआ था। भूकंप के टाइम पे फर्स्ट ईयर था मेरा। उसके बाद मैं देहरादून चला गया और डीबीएस से मेरा बीएससी हुआ है। बीएससी के बाद मेरा जो एमए मैंने फिलॉसफी से किया, तो मैं श्रीनगर गढ़वाल से मैंने फिलॉसफी से एमए किया। और एमए इंग्लिश के लिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एमए इंग्लिश किया, एलएलबी भी किया वहाँ से मैंने। इसके साथ के साथ मैंने कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी से एमएससी किया बॉटनी से। और जब दर्शन शास्त्र से मैं एमए कर रहा था तो मैं प्राइवेट मैंने भरा था उस समय, क्योंकि मैं तैयारी में अपना कुछ और तैयारी करता था। और उस वक्त का मेरा योग्यता प्रमाण पत्र है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सन 1999 में अकेला फर्स्ट क्लास था उसमें दर्शन शास्त्र का, तो योग्यता प्रमाण पत्र मिला था मुझे सर्वाधिक अंकों के लिए उस समय। तो ये शिक्षा दीक्षा मेरी। और एलएलबी मैंने वहीं से किया। उसके बाद बीसीएस बीटीसी किया। प्राइमरी में मैंने 7 साल सेवाएं अपनी दी हैं, और फिर मैं माध्यमिक में आया हूँ 2016 में। 2016 से मैं राजकीय इंटर कॉलेज कौवा ठाली उत्तरकाशी के पास ही है। उत्तरकाशी लगा हुआ ये 12 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, और उसमें मैं अभी अध्यापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, विज्ञान का टीचर हूँ वहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो दोनों विधेय, अच्छा, सदैव विधेय का खेल। थोड़ा स्पीड की दिक्कत थी सर। तो जोशी सर। जी सर। आपने बहुत जोशी जी, आपका जो बायोडाटा है वो बड़ा हैरत करने वाला है, हैरत में डालने वाला है। जैसे आप एमएससी हैं तो उसके साथ साथ संगीत भी शारद है,
आप अंग्रेजी संगीत विशारद भी अंग्रेजी के साथ साथ दर्शन शास्त्र में एमए है, तो ये क्या मामला है सर? सर मेरे संगीत तो एक ऐसा था कि शौक है, बचपन से था, पढ़ने का भी शौक था और संगीत में बड़ा गाने सुनने का, गुनगुनाने का बड़ा शौक रहा पहले भी हल्का सा। तो और दर्शन शास्त्र में मैं इलाहाबाद में था, उस दौरान मेरी रुचि पैदा हो गई दर्शन शास्त्र में। कुछ साथी मेरे ऐसे थे मेरे साथ जो दर्शन शास्त्र विषय लिए हुए थे और उनके साथ रहते रहते मेरे को लगा कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है और मैंने दर्शन शास्त्र से तब वहाँ पर कुछ उनके साथ पढ़ना शुरू किया दर्शन शास्त्र और तब मैंने एमए किया था। विज्ञान स्ट्रीम का तो मैं हूँ ही, बीएससी मैंने किया था तो एमएससी बॉटनी से इसलिए किया और मुझे लगा था कि अच्छा, अभी भी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर कुछ किसी और विषय से भी करना चाहता हूँ। पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है कि कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए, सतत चलता जी। रहना चाहिए कार्यक्रम। पढ़ता लिखता शिक्षक होना अच्छा है, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से बेहतर है कि पढ़ता लिखता शिक्षक हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, शिक्षक अगर नहीं पढ़े, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ता लिखता शिक्षक होना ज्यादा बेहतर है और आप उदाहरण है उसके, पढ़ते लिखते शिक्षक होने के आप साक्षात जीवंत उदाहरण है सर। इस शो में आपका स्वागत है और हम सब आपसे प्रेरित हो रहे हैं और मेरे जैसे जितने भी हजारों शिक्षक जो देख रहे हैं शो को, वो सब आप जैसे धनी प्रतिभाशाली शिक्षकों से लगातार प्रेरित हो रहे हैं और हमारे इस शो के करने का मकसद भी यही है कि हम आपसे प्रेरणा लें। तो सर आप टीचर बनने का आपने सोचा था कभी या कैसे बन गए शिक्षक? तो मैं इलाहाबाद में जब गया था तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गया था। तब तो एक अलग तरह का दिमाग में माइंड सेट दूसरा था, क्योंकि एक एज होती है जब इंसान के सपने थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। तो उसी दौरान मैं बहुत अच्छे टीचरों के संपर्क में आया, बहुत अच्छे लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना हुआ, तो मुझे लगा कि शिक्षण विधा एक अपने आप में बहुत अच्छी विधा है। और वापस जब मैंने बीएड किया और बीएड के बाद मैं प्राइमरी में आया तो मुझे लगा कि वापस मेरे को अपना बचपन जीने का एक मौका मिल रहा है। और मैंने बहुत अच्छे से बहुत एंजॉय किया उन बच्चों के साथ, 7 साल मैंने अपना पूरा बचपन जिया है प्राइमरी एजुकेशन में अपने, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ, उन बच्चों के साथ काम करने में। और आज भी वो बच्चे अगर मुझे वापस फोन करते हैं, अपनी प्रोग्रेस बताते हैं। इस बार हाई स्कूल का रिजल्ट था, बहुत सारे बच्चों के जो मेरे से फेसबुक में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, लगातार संपर्क में है। जो मैंने कक्षा 5 तक पढ़ाया है वो कुछ लोग उसमें से 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो सभी लोग लगातार संपर्क में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कक्षा 4 का 5 का बच्चा 12वीं पास करके अगर वापस मुझे ढूंढ रहा है या मेरे से बात करना चाहता है तो आत्मिक खुशी होती है। तो शिक्षण में इसलिए रुचि हो गई कि मैं पढ़ते पढ़ते बहुत सारे अच्छे लोगों के संपर्क में, अच्छे टीचर्स के संपर्क में आया, तो मुझे लगा कि शिक्षण बहुत अच्छी विधा है अपने आप में। और किसी का भविष्य बनाना या किसी के साथ, बच्चों के साथ अपना बचपन जीने का इससे बेहतर मौका तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि हम लोग जयेश अचानक प्रजापति, ग्रेजुएशन करने के बाद बड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जयेश प्रजापति जी कह रहे हैं सर गुजरात से कि आपका सामान्य और संगीत कला का मेल होना, ये प्रथम व्यक्ति हैं ऐसे, आप अदिति हैं उनकी जानकारी में। हमारे प्रजापति जी परसों आए थे, चौक आर्टिस्ट आपने देखा होगा, बहुत कमाल के जी सर, कलाकार थे। जी सर। तो आपने ये नाटक भी किए हैं सर, बहुत सारे नाटकों की, और कब कैसे पहुंच गए आप साइंस पढ़ते पढ़ते? नाटक सर, मेरा नाटकों में जाने का श्रेय तो जब मैं यहाँ उत्तरकाशी में पढ़ता था, कक्षा 6-7 में पढ़ता था, एक कलीराम विद्या मंदिर करके हमारा एक स्कूल था, तो वहां पर हमारे चिरंजीव लाल सतीश सर हुआ करते थे, आचार्य जी हमारे। तो उन्होंने मुझे पहले पहले स्टेज पर कक्षा 6 में जब मैं था तब पहुंचाया। तो हमारा एक वीर बालक करके एक नाटक था कक्षा 7 का, राम कुमार वर्मा जी ने लिखा था। उस नाटक में मेरा मुबारक अली का और अली बेग का ऐसे रोल था, तार खान, इस तरह के रोल थे उसमें, तो उसमें मेरा एक रोल था। उसमें हमने कम से कम उसके 5-6 शो किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो यात्रा जो शुरू हुई है, तो फिर मैं टिहरी में रहा तो तरुण हिमालयन क्लब से जुड़ा, फिर उत्तरकाशी में वापस कला दर्पण से आके जुड़ गया, आज वापस फिर लौट के इलाहाबाद से आया। तो फिर संवेदना समूह हमारा एक अलग समूह है जो क्षेत्रीय भाषा में हम लोग नाटक करते हैं। अपनी गढ़वाली संस्कृति के जो लोक गाथाएं हैं उनको लिखते हैं, उन पर शोध करते हैं, तब नाटक करते हैं। तो लिखते भी हैं, संवाद भी लिखते हैं, हमारे साथ के लोग नाटकों को लिख करके और फिर उसका मंचन करते हैं। और कुछ नाटक ऐसे हैं जो हमने कला दर्पण के साथ किए, जो फुल स्टेज प्ले रहे, दूर का आकाश, होली, या ये आषाढ़ का एक दिन,
इस तरह के बड़े अच्छे, मिस्टर झुनझुनवाला जो मॉलियर का लिखा हुआ नाटक है, ले बुर्जुआ जाति ओम का रूपांतरण है हिंदी में, उसको हमने किया। तो नाटकों में बड़ा एक अलग रोमांच है जीने का। आषाढ़ का बच्चों एक के दिन में साथ कौन भी। सा कैरेक्टर किया था सर आप? आषाढ़ का एक दिन में कौन सा चरित्र निभाया आपने? सर मैं कालिदास था उसमें। अरे वाह, क्या बात है, आप तो हीरो थे नाटक के मतलब। बिल्कुल सर। बिल्कुल, अंधा कुआं में बहुत भी ही एक बुजुर्ग की भूमिका थी मेरे पास। अच्छा। और कबीरा खड़ा बाजार में? कबीरा खरा बाजार में तो मल्टीपल रोल थे, छोटे छोटे सारे रोल किए थे। वो कबीर की हर मंडली में जो कभी ढपली वाला, कभी बाजा वाला, कभी उसके साथ खड़े, तो जहां भी कबीर जाता था उसके साथ जो मंडली होती थी उसमें एक मैं भी होता था साथ में। तो ऐसे बहुत सारे शोज वाह। हुए हैं। और अभी हमने गढ़वाली में बहुत सारे नाटक लिख कर दिए। जैसे जीतू बगड़वाल अभी हमारे पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है, बगड़वाली मनाई जाती है। कहीं उसको रणभूत, कहीं किसान के रूप में, कहीं हमारे यहाँ देवता के रूप में उसको पूजा जाता है। तो जीतू बगड़वाल की गाथा पे हम लोगों ने किया, तो वहां पर मेरा राजा मान सिंह का रोल था। और फिर कचड़ू देवता हमारे लोकल देवता है यहाँ पे उत्तरकाशी के, उनके उसमें भी मेरा एक सरपंच का रोल था। ऐसे गढ़वाली में बहुत, नारू बीजू एक नाटक हुआ हमारा, जो हमारे भड़ है उत्तरकाशी के यहाँ लोकल, उन पे एक नाटक लिखा गया था। गजू मलारी मोरी क्षेत्र की गाथा है, दोणी और मोरी की भीतरी की। तो वो एक भेड़ पालक अच्छा। था, उसकी प्रेम कथा थी, उसके ऊपर भी नाटक किया। तो उसमें भी मेरा एक महत्वपूर्ण लड़की के बाप का रोल था। ऐसे बहुत सारे वाह अभिनय के अपने वो रहे। जी। तो ये एक हमारी दर्शक हैं फरीदा शो कश्मीर से, जो नियमित दर्शक है हमारी और सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने लिख के भेजा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यूजिक एंड साइंस? म्यूजिक और साइंस में तो पूरा ही रिलेशन है सर। म्यूजिक के जितने भी स्वर हैं, आप तार यंत्र से निकालिए या स्वर जो पाइप, विंड पाइप है, जब बांसुरी है, ढोलक है, तबला है, हमारे पास एक विज्ञान में एक पाठ होता है ध्वनि। जी। ध्वनि का संगीत से बड़ा लेना देना है। तो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, हम बच्चों को बताते हैं। और बांसुरी से जो स्वर निकल रहा है, जो तार के कंपन से जो निकल रहा है, तो वो सब ध्वनि के ही अंदर हम उसको पढ़ा रहे होते हैं। तो ध्वनि का और संगीत का जितना रिलेशन है, उतना ही ध्वनि का और विज्ञान का भी है। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को समाहित करके चलते हैं। संगीत विषय विज्ञान से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि संगीत में भी विज्ञान है। आपको तब तक कोई चीज बजाना नहीं आएगा जब तक उसका विज्ञान समझ में नहीं आता। आप अगर गिटार बजा रहे हैं, आप या सितार बजा रहे हैं, आप बांसुरी बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, आपको उसमें जब तक कंपन उत्पन्न नहीं करेंगे, ध्वनि आएगी ही नहीं। और हम तो ये बताते हैं कि जो कर्ण प्रिय ध्वनि है, उसको हम गीत क्या, उसको अच्छी ध्वनि हम कहते हैं। और जो ज्यादा जो कर्ण प्रिय नहीं है, जो जो कुछ हमारे कानों की रेंज से बाहर चली जाती है, 120 डेसिबल 80 डेसिबल से ऊपर चली जाती है, तो उसको हम शोर कहते हैं। तो ध्वनि और शोर का अंतर हम संगीत से ही समझाते हैं कि संगीत अगर हम सुन रहे हैं तो वो ध्वनि हमारे लिए अच्छी है, कर्णप्रिय है, वो संगीत है। लेकिन जो कर्णप्रिय नहीं है वो शोर है, क्योंकि वो 80 डेसिबल से ऊपर, 70 डेसिबल से ऊपर चला गया और हमारे कानों की क्षमता उससे ज्यादा सुनने की है नहीं। तो वहाँ विज्ञान को हम संगीत से जोड़ के देखते हैं। बढ़िया सर, बढ़िया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि शोर को अगर आप अनुशासन में ले आए हैं तो वो संगीत में बदल जाता है। बिल्कुल सर। तो सर, कोई आपको याद है कोई कैरेक्टर, जो इतने नाटक आपने किए हैं फुल लेंथ बहुत सारे, इसमें से कोई कैरेक्टर याद है आपको? कुछ लाइन है आप हमारे दर्शकों के लिए एक्ट करके बता सकते हैं क्या, कि उन्हें पता एक लग जाए कि नाटक आप हमने जीतू अग्रवाल में भी किया था। तो एक जी गंगू रमोला में भी है। जी। गंगू रमोला में भी मैं गंगू रमोला के रोल में था। जो हमारा वाह। सेम नागरजा का मंदिर है, सेम मुखेम आपने सुना होगा, जी जी। पांचवा धाम हम मानते हैं यहाँ पे। तो उसमें भी गंगू रमोला एक नाटक था, उसमें भी मेरा गंगू रमोला का ही रोल था। जी तो जीतू बगवाल में हम जब घूम रहे होते हैं, तो पीछे से मंत्री की आवाज आती है कि क्या बात है महाराज, क्या चिंता मचा डूबिया। उसमें एक मेरा डायलॉग उसके बाद था, चिंता की तो बात ही से मंत्री जी, भगोड़ी बेटी जनी जनी खबर छौणी ठीक निचन। जीतू का भी दिन फिर गए नहीं, हमसे दुश्मनी मोल लेने लगी। जीतू तय कागड़ी भेज दिया और समझा दिया कि वो हमसे दुश्मनी मोल न ले। तो ये राजा का था कि जीतू बगड़वाल एक सामंत
अपना उभर रहा था और वो उसको दबाने की कोशिश करता है राजा, तो अपने मंत्रियों को भेजता है कि उसको समझा दो कि वो राजा से दुश्मनी मोल ला ले। तो वो एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहा नाटक था जिसमें हमने उसको दूसरे ढंग से उसमें डबल क्लाइमेक्स था। उसमें एक बार तब था जब जीतू बगड़वाल डूब जाता है अपने बैलों के साथ खेत में ही, और दूसरा तब था जब राजा पागल हो जाता है और जीतू बगड़वाल अवतरित होकर के उसको सुरक्षित करने की, मतलब जीतू बगड़वाल अपने बदले के रूप में उसको परेशान करता है, तो राजा उसको देवता के रूप में मानता है जी। तो इस तरह से कुछ था। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका अपने अपने अभिनय क्षमता भी हमारे दर्शकों को दिखाई। एक और बात सर, आप चूंकि संगीत, अब आपके पास इतनी सारी विधाएं कि सब पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, अब नाटकों से फिर संगीत की ओर लौटते हैं, तो संगीत में सर आप कौन सा संगीत सुनना पसंद करते हैं? शास्त्रीय, सुगम, लोक, किस तरह का ज्यादा पसंद करते हैं? शास्त्रीय संगीत में तो सिखाया जाता है, वहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन निबद्ध रचनाएं हैं, जैसे शिवरंजनी एक राग है हमारा जिसमें आधारित बहुत सारी रचनाएं हमारी फिल्मों में भी है। तो मैं राग आधारित जो पुराने गाने हैं उनको पसंद करता हूँ बहुत सारी। यमन कल्याण में बहुत सारे गाने हमारे निबद्ध हुए हैं, बनाए गए हैं यमन कल्याण के ऊपर। शिवरंजनी में और मालकौंस में बहुत सारे गाने हैं। मन तरपत हरिदर्शन को आज मालकौंस पे है, छोटा ख्याल में है। और जो शिवरंजनी है तो मेरे नैना सावन भादों, ये जो गाना है ये शिवरंजनी पे आधारित गाना है। ऐसे यमन कल्याण में बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग बने हुए हैं, तो उनको उन गानों को ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ सर, जिनमें थोड़ा सा राग का भी टच हो और गाना भी पुराना हो, अच्छा हो। सुगम संगीत आप ज्यादा पसंद करते हैं? सुगम संगीत, जी सर। तो कुछ सुगम में कुछ सर गुनगुना सकते हैं आप, जो लोग सुन पाए, देख पाए आप? जी, स्वागत। एक पुराना वही मेरे नैना सावन भादों, शिवरंजनी पर आधारित एक गाना है ये। मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन से झूले, भूल गया क्या भूल के भी है, मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। एक छोटा सा मुकड़ा हजारी, इस तरह से कुछ। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप, हाँ जी बगुड़ा जी बोलिए। राजेश भाई। जी सर। आपने जो महबूबा फिल्म का गाना सुनाया, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी इसमें हुआ करते थे, और जी पुनर्जन्म की कहानी थी ये, पुनर्जन्म हुआ करता था। हाँ, पुनर्जन्म की कहानी। तो आप दर्शन के विद्यार्थी भी हैं और विज्ञान के भी और कला के भी, और दर्शन में जन्म पुनर्जन्म पे बहुत सारी बातें आती है। एक दर्शन पुनर्जन्म को मानता है, एक दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानता है। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं और आपको 30, 35, 50, 100 साल के बाद में दोबारा मनुष्य का जन्म मिले, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? शिक्षक, कलाकार, संगीतज्ञ या वैज्ञानिक? सर मैं एक बार फिर से शिक्षक बनना पसंद करूंगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि शिक्षक बनने में मतलब यही एक ऐसी विधा, एक ऐसा व्यवसाय है, क्या ऐसा काम है जिसमें आप अपने बचपन को बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही। जी सर।
इंसान अपने बहुत बचपन को बढ़िया। नहीं जी पाएगा दोबारा। सिर्फ यही एक तरीका है कि आप अपने बचपन को जी सकते हैं टीचर बनकर। आपने सारे शिक्षा दर्शन का निचोड़ निकाल दिया कि बचपन को बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। इससे बेहतर एक शिक्षक के लिए सीख और कुछ नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं भगवान होता तो कहता तथास्तु। आप भगवान ही हैं सर, तथास्तु बोल दीजिए, हो जाएगा। बट जी जो गिरीश सर, आप कुछ पूछना? अच्छा, आगे जो जी, आपने सर बहुत रोचक बातचीत सुन रहा था। भगवान जी ने तथास्तु कह दिया तो अब आप हो ही गए, बुक हो गए हमेशा के लिए। बस ये भगवान जी से कहिए कि सुगम दुर्गम का ध्यान रखेंगे थोड़ा, उससे लोग उसके लिए भगवान को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ी समस्या सर ये। तो जोशी जी, विज्ञान के साथ आपका संगीत है, नाटक है। विज्ञान को तो सब पसंद करते हैं, माँ बाप बड़े खुश रहते हैं कि बच्चा साइंस पढ़ रहा है, लेकिन जहां वो संगीत और नाटकों की ओर जाने लगा तो बहुत डांट पड़ती है। क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है, क्यों अपना करियर खराब कर रहा है, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर कुछ बन जाएगा, ये नाच गा के क्या हासिल होना है। तो आपको भी सुनने को मिला कभी ऐसा कि नाच गा के क्या हासिल होगा, क्यों ये गाने वाने में इस सब में लगा पड़ा है? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। घर से मेरे को मेरी इच्छाओं का कभी दबाया नहीं मेरे माता पिता ने कभी। नाटक में मेरा इंटरेस्ट था, उनको मालूम था, लेकिन उनका एक ही रहता था कि टाइम से घर आ जाना। बस आप नाटक करने जा रहे हो, रिहर्सल करने जा रहे हो, लेकिन समय से घर आ जाओ, अपनी पढ़ाई टाइम से कर लो, इतना बहुत है। तो वो जानते थे मेरे बहुत सारे शौक थे। मैं कविताएं लिखता था, नाटक करता था, घर में गुनगुनाया करता था। उनको लगता था कि कुछ भी है लेकिन गलत काम कुछ नहीं कर रहा है, अच्छा है। तो वो सपोर्ट करते थे कि बस ये था कि टाइम से घर आ जाना, बाकी जो भी करना है अच्छा कर रहे। तो कविताएं जो आपने लिखी सर, कोई एक याद हो जो आपकी फेवरेट हो तो थोड़ा हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी उसका आनंद ले। कविताएं सर एक आजकल लिख ही रहा हूँ मैं। तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी ग्रुप सक्रिय हैं मेरे, जिनमें मैं चल रहा हूँ। मैं आपको एक कृष्ण भजन आजकल मैंने लिखा है। अभी वो एक टास्क था उसमें दिया था, तो अभी तो वही हाथ में आ गया, तो उसी को सुना देता हूँ। सीधे ही पढ़ देता हूँ अभी मैं। अजब तेरी लीला है करतार, नहीं कुछ समझ सके संसार। अजब तेरी लीला है करतार, नहीं कुछ समझ सके संसार। सारे जगत का पालनहारा, जन्म लियो कारागार। अजब तेरी लीला है करतार। मात देव की गर्भ से जन्मा, माँ जसोदा ने है पाला। वसुदेव का राज दुलारा, कहलाया नंद लाला। मात देव की गर्भ से जन्मा, माँ जसोदा ने है पाला। वसुदेव का राज दुलारा, कहलाया नंद लाला। गोकुल ग्वाला बनकर घूमे, मथुरा का राजकुमार। अजब तेरी लीला है करतार। जन्म हुआ तो बंदी गृह के टूट गए सब ताले। जन्म हुआ तो बंदी गृह के टूट गए सब ताले। गहरी नींद में सारे सो गए, देखो पहरा देने वाले। रखा टोकरी में वसुदेव ने, ले गई जमुना पार। अजब तेरी लीला है करतार। भादो मास दिवस अष्टमी, जन्म लियो है कनाही। भादो मास दिवस अष्टमी, जन्म लियो है कनाही। देख प्रभु के चरण सुकोमल, माँ यमुना उपनाई। देख प्रभु के चरण सुकोमल, माँ यमुना उपनाई। शेष नाग तब छत्र बने, कान्हा मुस्काए सुकुमार। अजब तेरी लीला है करतार। नंद के घर आनंद छा गया, मंगल बजी बधाई। नंद के घर आनंद छा गया, मंगल बजी बधाई। माँ यशोदा विभोर हो गई, महक उठी तरुणाई। गोकुल में घुटनों बल डोले, गोकुल में घुटनों बल डोले, जगत का सृजनहार। अजब तेरी लीला है करतार। गोकुल में तब धीरे धीरे छा गया माखन चोर। सभी गोपियां मुख देखें तो हो गई आत्मविभोर। रास रचाएं नाचे गाएं, सृष्टि का करुणाधार। अजब तेरी लीला है करतार। प्रेम की रीत चलाई कान्हा, प्रेम की रीत चलाई कान्हा। सरस प्रेम मतवाला, बरसाने लाली संग घूमे, वन मन नंद का लाला। बरसाने लाली संग घूमे, वन मन नंद का लाला। दिया प्रेम संदेश जगत को, प्रेम भक्ति आधार। दिया प्रेम संदेश जगत को, प्रेम भक्ति आधार। अजब तेरी लीला है करतार। कंस का दंश मिटाने को, तब मथुरा आए कन्हैया। कंस का दंश मिटाने को, तब मथुरा आए कन्हैया। मार कंस विध्वंस किया, कान्हा संग दाऊ भैया।
मिली मुक्ति फिर माता पिता को, छूटा कंस का कारागार, अजब तेरी लीला है करता। तो ये कुछ वाह, तरह से लिखा आजकल। बहुत बढ़िया। आजकल काफी सारे कविताओं के ऊपर आजकल बहुत चल रहा था, आजकल टास्क हैं तो उनमें काम कर रहे हैं। तो पहले भी लिखता था, बहुत सारी पहले भी लिखी थी, लेकिन अब एक नए तरीके से मैंने सीखा। इस बीच मुझे जब हिंदी में तब पढ़ता था, जब मैं छोटा था, हाई स्कूल में, इंटर में, तो एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा, पास होने के लिए पढ़ा। लेकिन अभी बहुत सारे समूह ऐसे जुड़े जिनके साथ सीखा मैंने कि हिंदी में छंद कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाता है, दोहा का क्या तरीका है, सोरठा का क्या तरीका है, रोला छंद क्या है, कुंडलिया छंद क्या है। अभी समझ में आ रहा है कि उनमें मात्राओं का भी एक, मात्रा भार का भी एक तरीका है कि दोहा अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें 13-11 का मात्रा भार होगा। रोला अगर आप लिख रहे हैं तो रोला में 11-13 का हो जाता है, एकदम पलट जाता है उल्टा। कुंडलिया में 2 दोहे आते हैं, 4 रोला आता है। तो इस तरह से बहुत कुछ इस दौरान सीखने को मिला मुझे साहित्य के क्षेत्र में। पहले मैं एक मुक्त छंद की कविताएं लिखता था कि जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया। तो अभी छंदबद्ध करना इस बीच में सीखा, तो उसमें एक अलग आनंद है कि कैसे किसी अपने विचारों को छंदबद्ध करके लाया जा सकता है, या गाया जा सकता है, या बताया जा सकता है। एक अलग रोमांच है उसका भी सर। तो आपने विज्ञान में कविता का प्रयोग किया? विज्ञान में मैं नाटक का प्रयोग ज्यादा करता हूँ सर, विज्ञान में, क्योंकि कविताएं जब प्राइमरी तक था तो बाल कविताएं लिखा करता था। जी, उसका उपयोग हमने रीडिंग कार्ड का, जो रीडिंग कॉर्नर बन रहा था प्राइमरी के लिए, उसमें रीडिंग कार्ड बनवाए थे हमसे। तो उस रीडिंग कार्ड में मैंने अपनी वो सारी कविताएं, 35-40 जो कविताएं थी, वो रीडिंग कार्ड में दे दी थी। तो उस बच्चों के लिए लिखी, उनके बीच में लिखी, उनसे लिखवाई। और अब विज्ञान में माध्यमिक किस में तरह आया के तो नाटक का प्रयोग? विज्ञान विज्ञान को में मैंने नाटक का प्रयोग? हाँ, नाटक से मैंने जोड़ा विज्ञान को। तो विज्ञान में ड्रामा आसानी से जुड़ जाता है। विज्ञान विषय को हम ड्रामा के माध्यम से समझाने का अगर प्रयास करते हैं तो एक उसका सीखने का तरीका बच्चे की समझ में जल्दी आता है मेरे हिसाब से। जैसे कोशिका में है, तो कोशिका में अगर हम एक कोशिका के अलग अलग अंगों को हम उनको पात्र के रूप में दें, एक रिक्तिका बन जाए, एक गोल्गी बॉडी बन जाए, एक उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया बन जाए, फिर वो अपना अपना महत्व बताएं कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया हूँ और मेरा ये महत्व है, मेरे बगैर तो कोशिका मर जाएगी अगर मैं नहीं हूँगा तो। वैसे ही लाइसोसोम कहे कि मैं तो लाइसोसोम हूँ और मेरे अंदर तो एंजाइम भरा पड़ा है, अगर मैं फट गया तो तुम सब मर जाओगे, कैसे बचोगे। या फिर रिक्तिका आकर के बोले कि मैं तो पोषण का काम करूंगी, ये करूंगी। गोल्गी बॉडी का अपना अपना काम बताए कि मैं ये करूंगी अगर मैं नहीं होंगी। वो अपना अपना महत्व बताएं। फिर आखिरी में जाकर के कोशिका के अंदर वो सब लोग एक दूसरे को तालमेल बिठाकर बोले कि अगर हम सब हैं तब कोशिका है, अगर हम में से कोई भी नहीं होगा तो कोशिका कैसे होगी। और बच्चा इसको बड़ी आसानी से फिर समझ लेता है कि कौन से पार्ट का क्या रोल है, उसके साथ दूसरे पार्ट का क्या कॉम्बिनेशन है। और ऐसे में ड्रामा करके हम उसको, वो जल्दी सीखते भी हैं। मैंने देखा कि बहुत कमजोर बच्चे जो, जिनको क्लास में माना जाता था, जिनको ये समझते थे कि ये बच्चा बोलता ही नहीं है कुछ भी, उसको मैं विज्ञान ड्रामा में नेशनल तक ले गया था। और उन्होंने इतने लंबे लंबे डायलॉग वो बॉडी बहुत आसानी से याद करके सुनाए। मुझे लगा कि जब ये बच्चा ऐसे डायलॉग में बिल्कुल हाव भाव के साथ, एकदम उसे ये भी पता है कि मेरे से बाद किसका डायलॉग है, मेरे से पहले किसका डायलॉग है और मेरा कब है, उसको इतना पता है, तो फिर वो कमजोर कैसे हो सकता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। इसका मतलब उसका इंटरेस्ट हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति जगा नहीं पा रहे। जहाँ उसका इंटरेस्ट है वहां तो सब कर ले रहा है आसानी से, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। और ब्लॉक से एक कड़ी स्पर्धा के बाद डिस्ट्रिक्ट में आना, डिस्ट्रिक्ट से कड़ी स्पर्धा के बाद स्टेट में जाना, स्टेट से कड़ी स्पर्धा के बाद फिर नॉर्थ जोन नेशनल के जाना, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उन बच्चों ने दिखाया कि नाटक के द्वारा बहुत कुछ बदला जा सकता है। एक्सपीरियंस है मेरा इसमें, तो बहुत सुखद अनुभव रहा कि मैंने उन बच्चों को नेशनल तक ले गया जिन बच्चों के बारे में हमें सोचते थे कि ये कहाँ कुछ कर पाएंगे। तो बड़ा चमत्कार था वो अपने आप में मेरे लिए कि हाँ ये बच्चे कर सकते हैं। मुझे लगा था ब्लॉक से आगे मुश्किल जाएंगे। जब पहली बार मैं माध्यमिक में आया था 16 में, और 17 में मुझे मिला कि एक विज्ञान ड्रामा करना है, तो 16 में मैं निर्णायक की भूमिका में था और मैंने देखा कि नाटक कैसे कैसे करते हैं। मुझे लगा मेरे स्कूल के बच्चे क्या कर पाएंगे। फिर मैं वो बच्चों को लेकर के तैयारी शुरू करी। तो उसमें एक साउथ इंडियन कैरेक्टर था सर। एक साउथ इंडियन वैज्ञानिक था, वो घूमने आ रहा है, कर्नाटक से अपना चल रहा है और इलाहाबाद आते हुए, हरिद्वार आते हुए गंगोत्री आता है। उसकी टोन को कॉपी करना, मुझे लगा कि मैंने वो रोल किया था तो मैं तो आसानी से कर पाया, लेकिन बच्चा कैसे करेगा। फिर भी मैंने कहा कि चलो करके देखते हैं। उसने बहुत बढ़िया से वो मेरे को कॉपी किया, जैसे मैं वो समझाता था, करके दिखाता था कि ये क्या रहा है, तुम क्या करता है,
तो वो उसको एकदम डिट्टो से कॉपी करके उसने वो डायलॉग बोले, और वो नाटक हमारा उसकी काबिलियत के दम पे या उस डायलॉग डिलीवरी से, उस थीम के पीछे, गंगा सफाई की थीम थी, वो नेशनल तक गया हमारा नाम नाटक इस बार, पिछली बार का 2017 का। तो मुझे लगा कि हम शायद कुछ अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि बच्चा कमजोर है। हमें जरा ये सोचना जरूर चाहिए कि शायद हमारी जो हम डिलीवर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उसमें कहीं चूक हो सकती है, या उस माहौल में कोई चूक हो सकती है जिस माहौल से बच्चा आ रहा है। उसके पेरेंट्स के साथ संवाद करने की आवश्यकता है कहीं पर। कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको ये सपोर्ट नहीं मिला कि जाना है तो मेरे हमारे पास तो खर्चा ही नहीं है जी, गुरु जी आप ये कैसे जाएगा जी हमारा बच्चा, तो दिल्ली जाना, पैसा नहीं। मैंने कहा उसके टेंशन मत लो भाई, मैं ले जा लूंगा, पैसा मेरे पास है, मैं कर लूंगा पैसा, लेकिन बच्चे को मत रोको। एक मौका मिला है, एक शैक्षिक भ्रमण है समझ लो इसको आप, कि आपका गांव का बच्चा जिसने गांव के बाहर शहर भी बहुत मुश्किल से देखा हुआ, वो दिल्ली चला जाएगा और दिल्ली राजधानी के अंदर जाकर के वो देखेगा कि राजधानी है कैसी हमारी। हम चित्रों में कुतुब मीनार देखते हैं, चित्रों में हम लाल किला देखते हैं, लाइव देखेगा, उसका दिमाग खुलेगा उसका। तो उसके पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया, मैं उन बच्चों को ले जा पाया, दो बार ले जा पाया, और दोनों बार अलग अलग टीम थी मेरे पास, दोनों बार अलग थीम थी मेरे पास, और दोनों बार मेरे बच्चे नेशनल लेवल तक पहुंचे। तो मुझे बहुत इसका सुकून है जिंदगी में कि कुछ समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से हम कन्वर्सेशन के साथ करेंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे वो बच्चे। जी सर, आपने बहुत कमाल की बातें कही और बहुगुणा जी ताली बजा रहे हैं आपके इस कथन पर, और हम सब आप इसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी तक हम एक नाटक, एक वो निबंध लिखते थे ना हिंदी में, विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिखना होता था अक्सर, अभी भी होता होगा शायद। तो विज्ञान का चमत्कार तो आपने देखा ही है, आप साइंस के टीचर हैं, लेकिन ये नाटक का चमत्कार आप बता रहे हैं सर। जी सर। तो सर नाटक क्यों जरूरी है जीवन में? क्यों करें हम नाटक, क्यों करें बताइए? हम एक्टर बनने के लिए नाटक करें या फिल्म स्टार बनने के लिए करें, या कोई और वजह भी है? सर एक्चुअली तो हम रोज नाटक ही कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में भी। हम शहर से, हम घर से नहीं, मैं तो रियल लाइफ की भी बात कर रहा हूँ कि हम घर से बाहर निकलते हैं, एक आदमी जो हमें बहुत पसंद है उसको हम दूसरे ढंग से मिलते हैं, जो हमें नहीं पसंद है उसको हम दूसरे ढंग से मिलते हैं। कभी कभी हम सिर्फ दिखावे के लिए मिल रहे होते हैं कि उसको ये तो ना हो जाए कि उसे बुरा लग रहा है या मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, तब भी हम उसको बहुत अच्छे से मिल रहे होते हैं, लेकिन मुझे मन में पता होता है, उसे मन में पता होता है कि यार मुझे ज्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन वो एक बहुत सफल नाटक होता है कि उसे हम ये नहीं जताना चाहते कि वो हमें पसंद नहीं है, वो हमें ये नहीं जताना चाहता कि मैं उसे पसंद नहीं। तो वो लाइफ में नाटक इतना तालमेल से चल रहा है, तो पर्दे पर अगर कर दें या स्टेज पे कहीं कर दें तो तभी हम उसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हम जिंदगी में रोज कर रहे होते हैं। घर में कब माहौल बदल रहा है, बाहर से आने के बाद मम्मी पापा हमारे माजी पिताजी नाराज हैं, उनके सामने कैसे जाना है, अपने आप को बचाना भी है और उनके गुस्से का भी ध्यान रखना है और उनके मान सम्मान का भी ध्यान रखना है कि देर तो हो ही गई। वो भी एक बहुत सफल नाटक होता है, सबको अनुभव है उस चीज का, बचपन से लेकर। बच्चों के सामने आपको एक दूसरे ढंग से रिप्रेजेंट करना होता है कि बच्चे को ये ना लगे कि यार बताओ पापा ऐसा कहते हैं और फिर हमें बोल रहे हैं। तो वो भी एक अलग, मतलब हमारा तो जीवन ही एक स्टेज की तरह है कि हम रोज एक नया नाटक कर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और अगले दिन का पता नहीं होता है कि कौन सा नया नाटक शुरू हो जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही की जोशी, ये बात आप बिल्कुल सही है और सब इससे सहमत है, सब इससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मैं, आपने जो एक बच्चे की बात कही ना कि जिसको लेके आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आप नाउम्मीद थे उससे, और वो राष्ट्रीय स्तर तक बहुत अच्छा काम कर गया, तो मैं उस विषय की बात कर रहा हूँ कि आप मंच पर नाटक हम क्यों करें, क्यों बच्चे करें नाटक, ये मेरा सवाल है। हम क्या अभिनेता बनने के लिए कर रहे हैं या कोई और भी कारण है? नहीं सर, बहुत अच्छा सवाल है ये। मंच पर नाटक बच्चा इसलिए करेगा क्योंकि उसके अंदर की एक झिझक है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा सपनों में बहुत कुछ जी रहा होता है, फिल्में देखता है, उसको वो कैरेक्टर को जी रहा होता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता उन चीजों को बाहर। और कई बार ये होता है कि हम उसको दब्बू घोषित कर देते हैं कि यार कुछ नहीं बोलता है तो दब्बू है। ऐसे बच्चों के लिए रंगमंच बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को एक एक्सपोजर मिलता है जब वो मंच पे आता है। और बहुत सारे लोगों को, मतलब जब मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब मैं शुरू में मंच पे गया था और मैंने सामने खोपड़ियां ही खोपड़ियां देखी स्टेज के ऊपर से, तो मेरा तो एक बार को लगा कि मेरे सारे डायलॉग मैं भूल जाऊंगा। लेकिन
हो गया जैसे तैसे, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना तेज बिल्डअप हुआ। वही बच्चों के साथ होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत तेज उनका बिल्डअप होता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने अगर बोल रहा हूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने उन बच्चों के अंदर बहुत चेंज देखा। जो बच्चे नाटक मेरे साथ गए थे और जो नेशनल तक चले गए, जब वो वापस लौट कर आए तो बहुत मुखर थे बोलने में, किसी भी सवाल का जवाब देने में। कहीं पर भी गलत भी बोल रहे थे लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, गलत है तो क्या हुआ, आप सही कर दो। तो ये इसलिए हम रंगमंच पर नाटक करें, इस पे मंच पर बच्चे को इसलिए हम लेके जाएं ताकि उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो, क्योंकि कल उसे समाज के सामने आना है, कल उसको दुनिया को फेस करना है, कल उसने बहुत सारे नाटकों को फेस करना है। पढ़ाई हो सकता है उसके बहुत काम भी ना है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि बहुत एवरेज पढ़ा लिखा लड़का भी IAS पीसीएस क्वालिफाई कर लेता है बाद में। और बहुत बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होने के बाद भी बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में मेरे साथ जानने वाले ऐसे हैं जो कामयाब भी नहीं हो पाए, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा अनुभव ये है कि जो आत्मविश्वास जिसका बन जाता है एक बार, तो वो कोई भी काम करने में हेजिटेट नहीं करता, कभी घबराता नहीं है, शर्माता नहीं है। उसको रंगमंच एक ऐसी विधा देता है, ऐसी खूबी दे देता है कि शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, किसी काम में कोई शर्म नहीं है। वो कुछ भी करेगा, घर में भी करेगा, बाहर भी करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चा मंच पर आए और अपने को एक्सपोज करे, अपने अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ाए, ताकि वो समाज के सामने जिस दिन खड़ा हो उस दिन उसके पांव नहीं कांप रहे हो किसी को देखकर, उसको किसी को देखकर उसके दिल में यह डर ना हो कि यार मैं इसके सामने कैसे जाऊंगा। अक्सर क्या होता है कि अचानक से किसी को स्टेज पे खड़ा कर दीजिए जो कभी नहीं गया, तो चाहे वो 50 की उम्र में हो, 40 की हो, 30 की हो, पांव जरूर कांप जाते हैं कि यार अब तो मैं क्या बोलूंगा। और बहुत सारे लोग, मैं आज बोल रहा हूँ अधिकारी तक भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, अधिकारी वर्ग में भी, जो बोलते हैं कि यार मुझे मत बोलने के लिए कह देना, कभी आप लोग कर लेना, बस मेरे बस का नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया। और अगर वो बच्चा मंच पे है और वो 50 लोगों के सामने, 150, 250, 2000 लोगों के सामने अपनी कला को परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं पर भी कभी नहीं घबराएगा किसी मंच के ऊपर। और इससे बड़ी खूबी क्या हो सकती है, वो तो फिर किसी फील्ड में भी आप उसको ले जाएंगे, चला जाएगा आसानी से। बढ़िया सर, आपने बहुत शानदार बात की। और हमारे एक दर्शक और शिक्षाविद हैं जगमोहन कठेत जी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ गढ़वाल में काम करते हैं, आप अच्छी तरह परिचित होंगे इनसे। वो कह बिल्कुल रहे हैं सर, कि जोशी जी उत्तरकाशी में ही आप थे पहले। बहुत सुंदर नाटक करते आ रहे हैं, इसकी बधाई। और वे अधिकांश नाटक पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। क्या कुछ सामाजिक मुद्दों पर नाटक निर्मित करने की योजना है? अगर है तो जरूर बताएं। बिल्कुल सर, सामाजिक मुद्दों पर भी नाटक रचे जाएंगे। उसके लिए अब एक माहौल क्रिएट होता है, एक टीम जब सामने आती है और टीम बैठ करके तय करती है कि हमें अब किस विषय पर, किस विधा पर क्या नाटक करना है। तो उस टीम के बीच में से इस बीच में हमारा प्लान था कि हम कुछ, जैसे गंगा सफाई भी हमने किया था, एक सामाजिक मुद्दा है कि गंगोत्री से लेकर के बंगाल की घाटी तक हमने खराब कर दिया, मैला कर दिया उसे। तो गंगा पे गंगा अवतरण करके एक नाटक हमने किया था, उसी गंगा सफाई के नाटकों में नेशनल तक भी ले गया। तो वो एक सामाजिक नाटक था हमारा। और सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा पे है, मैंने बच्चों के लिए वो नाटक लिखे हैं। मैंने कम से कम 6 नाटक मैंने लिखे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नाटक है, वो किया था। और दहेज पे एक नाटक था, उसमें हमने बात किया। वृक्ष महोत्सव करके एक मैंने नाटक लिखा बच्चों के लिए, उसमें मैंने बच्चों से पार्टिसिपेट करवाया था। तो ये सामाजिक समस्याओं पे हमने नदी सफाई पे किया है, और दहेज पे किया है, बेटी बचाओ पे किया है। तो सामाजिक नाटक भी हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक बड़े मंच पे मैं उसमें अभिनय करूंगा, ऐसा तक कोई हमने सामाजिक नाटक उस लेवल का हमने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन बच्चों के लिए मैंने लिखा है और उनको मैंने मंच पे करवाया भी है। शिवदेव सुमन के ऊपर नाटक लिखा कि वो एक कैसे राजशाही के जाल में किस तरह से एक वीर योद्धा हमारा आत्म शहीद हो गया एक तरह से। तो वो सब किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। और आगे भी हम चाहेंगे कि होगा, जरूर होगा, आपकी सद्भावनाएं रहेंगी तो होगा सर। जी जी, मुरली मनोहर भट्ट जी करेंगे, अगर आपने देशभक्ति पर कोई कविता लिखी हो तो वो सुनना चाह रहे हैं। देशभक्ति पर बिल्कुल लिखिए सर। आजकल तो बहुत सारी लिखी है सर देशभक्ति पर भी। राजेश भाई, आग्रह होगा कि गा के सुनाएं। आपको भगवान ने इतना बढ़िया गला दिया है, तो गा के सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, मैं एक ढूंढ रहा था, अभी लिखी है मैंने, अभी आजकल ही लिखी है।
केक के ये कहाँ पे? आप बोलिए सर, तब तक हम सवाल जवाब ले लेते हैं जोशी सर के साथ। कल हम उस सेगमेंट को नहीं कर पाए थे, तो जो हमारे परसों का सवाल है सर। अरे वो भट्ट जी, जी इनको सर। रहने दो सवाल जवाब का सिलसिला यार। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा सर। बढ़िया चल रहा है सर, आपके सवाल जवाब से बहुत फायदा हो रहा है। कहाँ है यार अभी तो? अभी मिलेगी देशभक्ति पे देना। ये राजेश भाई, चलिए सर, जी सर, ये है, मिल गई है सर। मिल गई? अच्छा, हाँ जी जी। चलिए। आजाद धरती गगन चाहिए, आजाद धरती गगन चाहिए, यही अंजुमन ये वतन चाहिए। आजाद धरती गगन चाहिए, यही अंजुमन ये वतन चाहिए। कुर्बान इस पर हो लाखों जन्म, कुर्बान इस पर हो लाखों जन्म, हर जन्म तिरंगा कफन चाहिए, हर जन्म तिरंगा कफन चाहिए। मेरी सांसें तेरी, जिस्मो जान भी तेरी, मेरी सांसें तेरी, जिस्मो जान भी तेरी, जान देने का फिर बाकपन चाहिए। आजाद धरती गगन चाहिए, यही अंजुमन ये वतन चाहिए। कतरा कतरा लहू का मेरे देश का है, कतरा कतरा लहू का मेरे देश का, काम उसके ही आए वो तन चाहिए। आजाद धरती गगन चाहिए, यही अंजुमन ये वतन चाहिए। छू सके मेरी सरहद न दुश्मन कोई, छू सके मेरी सरहद न दुश्मन कोई, आग बाजू में, आग दिल में है, बाजू में दम चाहिए। आजाद धरती गगन चाहिए, यही अंजुमन ये वतन चाहिए। मिट सकूं करते करते हिफाजत तेरी, मिट सकूं करते करते हिफाजत तेरी, न गाड़ी न बंगला न धन चाहिए, न गाड़ी न बंगला न धन चाहिए। सरहद पे गरजो फना मैं हुआ, सरहद पे गरजो फना मैं हुआ, फिर इसी सरजमी पर जन्म चाहिए। आजाद धरती गगन चाहिए, यही अंजुमन ये वतन चाहिए। मेरी माँ के चरणों में सत सत नमन, भारत माँ के चरणों में सत सत नमन, मेरे देश में चैनो अमन चाहिए। यही देश धरती गगन चाहिए, यही अंजुमन ये वतन चाहिए, यही अंजुमन ये वतन चाहिए। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर, क्या बात है। आगे चलेंगे तो राजेश भाई। जी सर। अब क्या हमारे भट्ट जी आ गए? हाँ भट्ट जी। जी मैं सर, जो आपने कला पर बहुत सारा काम किया साइंस के साथ साथ, जैसे कुछ प्रयोग आपने विज्ञान के
तरीके हैं आसान तरीके से बच्चों को समझाने के लिए, हम वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जी सर। चाहेंगे कि आपने जो नाटकों में आप बहुत सारे प्रॉपर्टी यूज करते हो, जैसे मास्क वगैरह, वो भी आपने बनाए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए सर, किस किस मटेरियल से बनाए हैं, क्या क्या बनाए हैं, और अगर हमारे बाकी शिक्षक बनाना चाहें, उसको प्रयोग करना चाहें तो कैसे करें, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा सर। ये सर ये डिस्प्ले हो रहा है, जी जी जी। ये मास्क है सर, ये मैंने पेपर मैसी से बनाया हुआ है। मतलब एक कागज का है पूरा, और इसको ऐसे फेस में लगा के देखा जा सकता है। मतलब ये नाटक में हमारे पास यूज होता है, तो कहीं पर हम इसका यूज करते हैं। ये हेलमेट बनाए थे जब मैंने नाटक अपना दिल्ली ले गया था। ये हमारा जो नया नाटक था भविष्य मानव, तो उसके लिए बनाया था। ये रोबोट का था, रोबोट का मास्क था, उसके ऊपर ये एंटीना लगा हुआ इसमें। और एक जो ये उसमें कुछ म्यूटेंट हो जाते हैं लोग, प्रदूषण से उनके जीन में चेंज आ जाता है, तो उनके शक्लें कुछ बदल जाती हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था करी हुई थी ऐसे। तो उसमें ये था कि ऊपर का फेस हमारा चेंज होता, नीचे का होंठ हमारा चलता रहे, ताकि डायलॉग डिलीवरी में प्रॉब्लम ना आए। तो ये भी पेपर से बनाया हुआ था, पेपर मैसी से। और एक इसमें ये मास्क है, ये भी उसी तरह की व्यवस्थाओं के लिए था ये। तो उसमें भी ये नीचे का होंठ चलता रहता है और ऊपर की शक्ल चेंज हो जाती है इंसान की। तो उसमें ऐसा ही था, रोल उसमें था। और एक ये हमारा जो अर्थ कमांड थी, उसमें लड़की बनी हुई, उसका था ये मास्क पूरा। ये पूरा ऐसे करके पहन के उसके गले में ऐसे पहन के, और वो छोटा, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ा कम थी, तो उसमें ये फिट बैठ जाता था ये। तो ये अर्थ कमांड का था, और इसके अंदर से इसका चेहरा दिखता था। तो ये भी कागज का ही बना हुआ है। इसमें जो पट्टी होती है हमारी हड्डी उड्डी टूटने के टाइम, जो पट्टी डॉक्टर लगाता है, अच्छा अच्छा अच्छा। उस पट्टी का प्रयोग करके और कागज का प्रयोग करके वो उससे बनाया था सर मैंने ये मास्क। और ऐसे बहुत सारी चीजें मैं बनाता रहता हूँ बच्चों के साथ मिल करके, स्कूल में भी, और सिखाता भी हूँ उनको कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मिट्टी का एक मुखौटा बनाता है पहले, जैसे मिट्टी का सही, ये सब दिख रहा है। जी जी तो जी, मिट्टी दिख का रहा ये है। हाँ, मिट्टी का ये मुखौटा बना करके इसके ऊपर हम जो टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर को चिपका के छोटे छोटे पीस करके, उसके छोटे छोटे पीस करके उसको चिपकाते जाएं। और चिपकाने के बाद जब वो सूख जाता है हल्का, तो पीछे से मिट्टी को झाड़ दिया, अब वो इस तरह का मास्क बन जाता है। या जो स्टैचू हमारे कपड़ों की दुकान में या टोपी वालों की दुकान में छोटे छोटे स्टैचू होते हैं प्लास्टिक के, उसके ऊपर वो पट्टी जो होती है, जो हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जन यूज करता है हड्डी जोड़ने के लिए, उस पट्टी को हल्का भिगा के उसके हिसाब से उसको उसके ऊपर लगा दिया। और वो बड़ी आसानी, जब वो पूरी सूखने से पहले उसको हल्के से हम निकाल देते हैं, तो वो शेप ले लेती है उसका पूरा। तो उसके बाद वो आराम से हम उसको फिर उसके बाद पेपर चिपका करके उसको हम कलर करके या बिना कलर के भी हम यूज कर सकते हैं, और वो आसानी से हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर लेती है। तो इस तरह से मास्क और ये छोटी छोटी चीजें मैं नाटकों के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए, ऐसे मॉडल मैंने बहुत स्कूल में बनाए अपने। जैसे पाचन तंत्र का मिट्टी के ऊपर बना करके, और उसके ऊपर से पेपर चिपका कर मिट्टी झाड़ दी, फिर कलर कर दिया उसको अपने हिसाब से। तो एक पूरा सा मार्केट में प्लास्टिक का जो बना हुआ लेते हैं वो काफी महंगा पड़ जाता है, बहुत आसानी से बच्चे खुद बना सकते हैं घर में। या मार्केट का जो बना हुआ है उसके ऊपर ही हम पेपर से चिपका करके उसको अगर निकाल लें, तो वो एक इंप्रेशन उसमें पूरा आ जाता है पाचन तंत्र का या हमारा जो दूसरे सिस्टम है बॉडी के अंदर, उस तरह से हम उसको आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह का मैं प्लास्टिक का थर्मोकोल के प्रयोग से तो नहीं सर, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, थर्माकोल भी यूज नहीं करना है। मैं तो कागज की बात कर रहा हूँ, मिट्टी के ऊपर बना करके कागज। ज्यादा अच्छा है, बैटरी लो रही है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ सर कि बच्चे कुछ सीखें और आसानी से सीख पाए। तो उनके साथ ही बैठ के मैंने बनाया, स्कूल में बनाया सब कुछ। ये मुखौटे, ये हेलमेट उनके, वो उनका पूरा योगदान लिया गया। इस बार एक मॉडल मेरा नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ साइंस का, तो उसमें परिवहन और संचार करके हमारा विज्ञान की जो प्रदर्शनी होती है उसके लिए एक मॉडल था। उसमें मैंने ट्रिपल जो 3 मंजिला मेरा वो बना, उसके तो मेरा स्टेट से सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट आया था स्टेट में।
और नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था। अभी कोविड के कारण नेशनल हो नहीं पाया, तो अब वो होना था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसमें 3 मंजिला फ्लाईओवर था, और उस 3 मंजिले फ्लाईओवर के साथ साथ उसमें स्मोक टावर था बीच में। उसमें रोड सारी सोलर से बनी हुई थी, सोलर रोड थी, कि सोलर रोड है और स्मोक टावर है। अंडरग्राउंड मेट्रो थी, अंडरग्राउंड मेट्रो के साथ भी इकोसान टॉयलेट था, कि वो ट्रेन का जो अपशिष्ट है वो पटरी पर नहीं गिरेगा, बल्कि एक जगह स्टोर होगा, और स्टोर के बाद वो उसके गोबर गैस बनेगी, गोबर गैस से बचने के बाद उसकी खाद बनेगी, यूरिन हमारा एक अलग टैंकर में जाएगा, वहां से वो इंडस्ट्री में जाएगा, उससे आई ड्रॉप्स बनेंगी, उससे बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं हमारे मानव के मूत्र से, तो वो एक अलग चैम्बर में जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन होगा। तो वो मॉडल मेरा दोबारा मत बोलिएगा, आप सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री कम करवा देंगे। अरे सर हाँ, तो ये कोशिश थी रहती है सर हमेशा। इससे पहले इकोसान टॉयलेट था, स्टेट तक आया था मेरा मॉडल, जिसमें 2 चैम्बर थे, और एक चैम्बर भर जाए तो उसके बाद उसका यूज कर दिया, मल का मूत्र का अलग, पानी हमारा खेतों में चला जाता था, उसमें 3 चैम्बरों में डिवाइड हो रही थी चीजें, मल अलग जाता था, मूत्र अलग जाता था, पानी अलग चला जाता था, फिल्टर होकर के उसको हम अलग अलग डिस्पोज करते थे, और उसका अलग अलग यूज होता था। तो वो पिछली बार स्टेट तक गया था, इस बार मैंने कॉम्पैक्ट सेल उसमें बनाया, तो ये मॉडल मेरा नेशनल में सिलेक्ट हुआ। और बच्चों के साथ बैठ कर उसी लड़की ने बनाया मेरे साथ मिल करके, उसको मैं गाइड करता गया, उसने बनाया। तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि बच्चों के साथ ही अगर मिल करके काम किया जाए तो उनको सीखने का ज्यादा अवसर है, बजाय कि टीचर अगर एक मॉडल बना करके ले गया और बच्चे के नाम से डिस्प्ले कर दिया, फिर वो बच्चा कभी नहीं समझता कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थीम थी, कुछ पता नहीं चलता उसे। लेकिन अगर बच्चा खुद बना रहा है, साथ में खड़ा है या देख रहा है उसको बनते हुए, तो उसके साथ और बच्चे भी कौतूहल से देखते हैं कि क्या बन रहा है सर, ये क्या बना रहा है सर। तो वो देखते देखते बच्चा उसको देख के भी सीख जाता है, कुछ मेरे से बोलने सीख जाएगा, कुछ खुद करके घर में ट्राई करके फिर सीख जाएगा। तो सीखने की एक प्रक्रिया है सर, कि वो खुद करे और तब सीखे तो ज्यादा बेहतर है। तो मेरी कोशिश रहती है, मैंने बनाया बच्चों के साथ ही बनाया, स्कूल में बनाया, और उनके इतने सारे शोज हुए, ब्लॉक से लेकर नेशनल तक, तो वही उसके बाद उत्तरकाशी में हमारे ये इसमें 26 जनवरी को हुआ, और बहुत सारी जगह और अलग अलग जगह शो हुए। तो ये नाटक का सारा सामान फिर उत्तरकाशी में मेरे को अपने पास रखना पड़ा, कि कब बुला दें, कि कहाँ करना पड़ जाए। और मैंने ये इसलिए यहाँ उपलब्ध हो गया, तो ये भी स्कूल में जमा हो जाता मेरे। इनकी ड्रेस भी अलग थी, वो अलग से सिलवा दी थी इनके लिए। आपने बहुत जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है, अगली बार जब उत्तरकाशी आऊंगा तो आपके विद्यालय जरूर आऊंगा। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। और जोशी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? 2 जोशी हो गए, आप भी जोशी, ये भी जोशी, आज तो दुनिया जोशीमय हो रही है। नहीं ठीक है सब अच्छा। मैं तो सर क्या, अब ये कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, जो भी आपका नया इन्वेस्टमेंट शो आपका बहुत अच्छे से देखता हूँ। जिग्नेश सर थे, इससे पहले हमारे चौक आर्टिस्ट आए थे, बहुत बढ़िया उनका शो था चला। उससे पहले बहुत बहुत सारे आपके निगाह में भी आपके जो परिचित मित्र होंगे, जो शिक्षक इस तरह के होंगे, उनका नंबर उन तक पहुंचा दीजिएगा, और उनसे बात करके, है ना, तो हमारी कोशिश रहेगी। बिल्कुल सर, मेरे जानने वालों में जितनी भी इनोवेटिव टीचर्स हैं आप जी, बाकी आप बहुत सारे लोगों से परिचित हैं वहाँ पे भी, उससे है, कुछ सबसे परिचय होना संभव नहीं होता है। जी जोशी सर, आपने बहुत बहुत बढ़िया मास्क बनाया है। और क्योंकि विज्ञान एक बड़ा क्लिष्ट विषय माना जाता है, खासकर अगर कलाओं के प्रयोग की हम बात करें। जैसे हमारे पहले एपिसोड में हेमंत बिष्ट जी आए थे, जो जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे, लेकिन उन्होंने कविताओं के माध्यम से और बहुत सारे व्यंगों, नाटकों आदि के माध्यम से विज्ञान को सरल बनाया था, बायोलॉजी को खासकर। तो आप जब सर विज्ञान का नाटक लिखते हैं, क्योंकि नाटक की एक अलग विधा है, तो उनको विज्ञान से जोड़ना इतना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि एक को आपने माइक्रोकार्डिया बना दिया, एक को ये बना दिया, एक को बना दिया, एक को कोशिका बना दिया, उसने कहा कि भाई तुम अपनी विशेषताएं बताओ, हम अपनी विशेषताएं बताएं। लेकिन उसके साथ साथ कहानी का होना बहुत जरूरी है, तभी नाटक बनेगा, तभी दर्शकों को रुचि उसमें पैदा होगी। अगर आप केवल उनके कैरेक्टरों को खड़ा करके डायलॉग बुलवा देंगे, उनकी विशेषताएं बुलवा देंगे, तो लोगों को आनंद नहीं आएगा। मैं भी बहुत बार कई स्तरों पर विज्ञान ड्रामा में जज बना, निर्णायक रहा। तो अक्सर हमारे विज्ञान शिक्षक ये कहते हैं कि केवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, उनको बुलवा देते हैं बच्चों से और समझ लेते हैं नाटक हो गया। लेकिन नाटक की पहली शर्त तो कहानी है। तो आप कहानी कैसे बुनते हैं, थोड़ा ये हमारे दर्शकों को बताइए सर, कि उस साइंस में आप कहानी कैसे डालते हैं कि कहानी नाटक रोचक बने, मजा आए लोगों को, दर्शकों को भी और बच्चों को भी।
अभी जो सर इससे पहले मेरा ये पिछली बार 19 में जो मेरा नाटक नेशनल के लिए निकला था, उसका मैंने टाइटल रखा था भविष्य मानव। तो इसमें एक थीम थी बचपन से, मतलब ये एक इसके पीछे एक थीम थी कि एक दो लोग हर्षिल आए हैं घूमने। हर्षिल हमारे उत्तरकाशी की बहुत खूबसूरत जगह है। वो हर्षिल आए हैं घूमने के लिए, दिमाग में एक फ्रेम चल रहा था कि हर्षिल आए घूमने के लिए, वो देख रहे हैं बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है उनका। जी, मैं आपको एक जी मिनट सर। रोकना चाहूंगा और दर्शकों को हर्षिल दिखाना चाहूंगा। मैं भी उनको हर्षिल दिखाता हूँ। देखिए आप दर्शकों, हर्षिल वो जगह है जहाँ पर राम तेरी गंगा मैली की पूरी फिल्म शूट हुई थी। तो आपने गाना देखा होगा हुस्न पहाड़ों का, और बहुत सारे गाने जो मंदाकिनी और रणबीर जो क्या कपूर था, वो राजीव कपूर, जो जी पहाड़ सर। के जितने भी गाने हैं वो सब हर्षिल के शूट है। तो हर्षिल बहुत खूबसूरत जगह है जो उत्तरकाशी जिले में पड़ती है और गंगोत्री के रास्ते में, गंगोत्री से थोड़ा पहले है। तो उस जगह की बात जोशी जी कर रहे हैं, हर्षिल की। जी अब आप बताइए सर। तो हर्षिल में वो घूम रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं, तो एक गांव का एक आदमी, एक बुजुर्ग आता है और वो गाना गाते हुए आ रहा है, अपने गढ़वाली सॉन्ग उसके जो भी थे वो गा रहा है। तो वो उसको आवाज लगाते हैं कि भाई हमारी फोटो खींच दो। तो वो आकर के बोलता है कि चलो साहब बताओ कैसे खींचनी है, मैंने तो आज तक खींची नहीं कभी। तो बोलते ये कैमरा है, इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे खींचना है। उसने कहा ठीक है साहब बता देना, बस मुझे, मैंने पहली बार देखा। इस तरह से वो फोटो खींचता है उनकी। फिर बोलते हैं आप बड़े खुश नसीब हो, आप गंगोत्री में रहते हो, हर्षिल में रहते हो। उसने कहा साहब खुश नसीब पता नहीं कब तक रहेंगे, अभी तो फिलहाल है ही, लेकिन आज मैं, जैसे आप यहाँ घूम रहे हो अपने बच्चे के साथ और मैं आपको मिल गया, हम जब छोटे थे तो ऐसे नहीं घूमते थे यहाँ। यहाँ तो जानवर घूमते थे, बाघ शेर घूमते थे, हम तो आते ही नहीं थे डर के मारे। और आज ये पेड़ इतने कट गए कि आप अपने बच्चे के साथ यहाँ घूम रहे हो आराम से, आप ये पता नहीं कितने दिन तक रहेंगे। तो ये था कि जितनी तेजी से हमारा पर्यावरण खत्म हो रहा है, हम जितनी तेजी से अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस थीम को लेकर के शुरू किया था नाटक। उसके बाद ये किया कि कुछ एक वैज्ञानिक अलग अपनी धुन में लगा हुआ, उसने टाइम मशीन बना ली। टाइम मशीन का एक ये था, मैंने इस तरह से कुछ बनाया था, आजकल तो खराब हो गया, पिचक गया है। तो ये था कि ये टाइम मशीन बनी थी, इसमें लाइट वाइट सब फिट करी थी ऐसे। तो वो उसने टाइम मशीन बना ली अपनी, और टाइम मशीन बनाने के बाद वो बड़ा खुश था। वो आया कि मैंने टाइम मशीन बना ली, हम भविष्य में कहीं भी जा सकते हैं, पास्ट में भी कहीं जा सकते हैं। तो उसकी एक असिस्टेंट है, वो बड़े खुश होते हैं, चलो चलते हैं। तो बोलते हैं चलो ऐसा करते हैं कि साल 200 साल 200-300 साल आगे जाते हैं, पता नहीं कितना खतरा हो, अगर गड़बड़ लगेगी तो वापस आ जाएंगे। तो वो जाते हैं, तो वो ये देख रहा है कि अभी इंसान कितनी बुरी हाल है कि पर्यावरण का इतना नुकसान बना कर दिया हम लोगों ने। अब देखे 300 साल बाद क्या होता है। तो 300 साल बाद का सीन जो हमने दिमाग में बैठ के सोचा था, उसमें ये था कि भुखमरी फैली हुई है, पानी खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया है, पेड़ों के नाम पे कुछ बचा नहीं है, हवा के नाम पे बहुत प्रदूषित वायु है, और जो है वो भी बड़े बीमार हैं, और खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। तो पानी की एक बोतल कहीं से कोई लाया और उसमें उनकी छीने झपटी होती कि पानी मेरा है मेरा है, और उस धक्का मुक्की में वो आदमी नीचे गिरता मर जाता है, और उसको पानी को छीन करके तीसरा ले जाता है। तो वो जो लड़ रहा था, वो आपस में लड़ रहे थे, वो बोलते कि पानी भी नहीं गया और ये भी मर गया और वो पानी भी चला गया, अब क्या होगा। तो दिमाग में अचानक विचार पहुंचता कि यही खाना हो सकता है, इसके अंदर खून भी है, मैं पानी की प्यास भी बुझ जाएगी और भूख भी मिट जाएगी। वो उसको खाना शुरू करती है, उसको खाते देख करके दूसरी आती है कि ये क्या खा रही है, इसको कहाँ से खाना मिल गया। उसे लगता है कि अच्छा इसको खा सकते हैं, तो वो भी आकर के छीनने लगते हैं कि ये मेरे को दे खाना। तीसरी भी आती है कि मुझे भी दो खाना। तो वो एक 3-4 लोग मिलकर के एक इंसान को खा रहे अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए। इतनी बुरी हालत 300 साल में हमारी हो गई धरती की। तो वैज्ञानिक डर के मारे अपने असिस्टेंट को लेकर के वहां से भाग जाता है कि उसने कहा वो बूढ़ा आकर के उसे समझाता है फिर कि मैंने तब इनको कह दिया था कि अपने पर्यावरण को बचा लो, नहीं तो तुम्हारी दशा खराब हो जाएगी। कोई नहीं माना, और आज देखो इंसान इंसान को खा रहा है। तो वहां से वो उसको पकड़ने आता है बूढ़ा, तो वो भाग जाते हैं, टाइम मशीन ऑन करते हैं। अब वो जल्दीबाजी में 1000 साल आगे पहुंच जाते हैं, उनको भी नहीं पता लगता कि हम कहाँ पहुंच गए। तो बोलता है कि यहाँ जैसे वो टाइम मशीन से वहां पहुंचते हैं तो वो सांस लेने में दिक्कत, वो बिल्कुल परेशान हो जाती है। बोलती है कि सर यहाँ तो ना पहाड़ है दिख रहे, कहीं ना पेड़ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सांस नहीं आ रही। तो बोलता है कि भैया अपने अपने कैप्सूल निकालो और ऑक्सीजन के कैप्सूल खा लो। वो खाते हैं कैप्सूल को, उस बार वो थोड़ा जिंदा अपने को महसूस करते हैं। फिर बोलते हैं कि इतनी बुरी हालत हो गई हमारी धरती की कि आज हम लोग कैप्सूल खा करके जीना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ दिख ही ना, शायद लगता है सब मर गए, धरती पे कोई बचा ही नहीं 1000 साल बाद। तो वहां अचानक से 2 लोगों की आवाज सुनाई देती है उसको। अब ये जो 2 मैंने मास्क दिखाया था आपको, बंदर वाले, ये 2 लोग उस मास्क को लगा के आते हैं। बोले यार कैसे लोग हैं। उसने कहा जेनेटिक चेंज हो गया पॉल्यूशन के कारण इनका, तब ये ऐसे हो गए। तो वो घूम रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बताओ कितना अच्छा था,
हम सुनते हैं कहानियों में कि हमारी पृथ्वी ऐसी थी वैसी थी, कुछ लोग मंगल बस गए, बड़े सुकून में हैं, उन्होंने मंगल को पृथ्वी जैसा बना दिया, उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और हमारे पास यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। हमारे तो फर्टिलिटी भी खत्म हो गई। हमारे बच्चे देखो, ये रोबोट, ये हमें जीने नहीं देते। अब रोबोट उनको ढूंढते हुए आ रहे हैं, दो रोबोटों के चंगुल में इंसान फंस गया है और दुनिया में रोबोटों का राज है। रोबोट उनको ढूंढते हुए आते हैं और वो पकड़ के ले जा रहे हैं उनको कि यार तुम इतनी देर से घूम रहे हो, ना आता ना पता, तुमने सिग्नल भी बंद कर दिए, अर्थ कमांड परेशान है, तुमको कल खाना नहीं मिलेगा। वो पकड़ के ले जा रहे हैं, वो ले जा करके उनको इंसान घर एक जगह है, वहां उनको अंदर कर देते हैं। और इंसान घर बहुत बढ़िया, इंसान घर जैसे अजायब घर होता है वैसे इंसान घर होता बहुत बढ़िया सोचा आपने। है। तो वहां से वो इंसान घर में जैसे अंदर जाते हैं तो उन्हें लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब वो पीछे कौन कर रहे थे? वो वैज्ञानिक जो अर्थ वो टाइम मशीन से आया था, वो पीछा कर रहा था। वो उसको पकड़ लेते हैं वैज्ञानिक को, और पकड़ के उसको स्कैन करते हैं, तो पता चलता है कि उसके कुछ समझ में नहीं आता। ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल अजीब ही टाइप का आदमी है, ये कहाँ, ये चीज क्या है? क्योंकि वो 1000 साल पुरानी चीज दिख गई, उनके स्कैनर में ही नहीं आ रही है, उनके तो मशीनें आधुनिक है। वो मशीन में स्कैन करते बोले अर्थ कमांड पे ले चलो, वही बताए। अर्थ कमांड पे ले जाते हैं तो अर्थ कमांड उसकी रिपोर्ट के लिए उनको लैब में भेजता है, और लैब से रिपोर्ट मंगवाता है। तो रिपोर्ट भी उनकी ऑनलाइन आती है फटाक से, हाथ पे उनका एक बटन दबाता है, बोला अच्छा ये तो 1000 साल पुरानी बॉडी है, लेकिन इतनी रियल बॉडी इस आजकल कैसे मिल गई? ये तो अब तक खराब भी नहीं हुई। और ये तो वो सारी चीजें बताता है कि इनके थैले में से सर ये निकला, देखो ये बादाम ये निकला, ये कांदा निकला है, इसमें से प्याज, ये दाल चावल ये निकल रहे हैं, पता नहीं ये दाने दूने निकालता है। वो देखिए दाल है, ये चावल है, ये तो बादाम है। वो जो अर्थ कमांड है वो स्कैन कर करके दिखाता है कि ये तो फलानी चीज है, ये तब होती थी पृथ्वी में, अब मंगल पे होती है, और ये तो अब विलुप्त हो गई सारी। तो वो उसको बोलता है कि भाई अब ये लोग इतने रियल हैं, उस जमाने के ओरिजिनल मानव हैं, और अब तो कुछ बचा ही नहीं है। इंसान जो है वो कृत्रिम अंगों वाले हैं, और एक आध जो बचे हुए वो तो खत्म होने वाले हैं, कृत्रिम अंगों वाले रोबोट है, आने वाले तो मशीनी मानव है सारे। तो फिर वो उसको बोलता है कि अभी भी पृथ्वी बच सकती है साहब, मुझे वापस भेज दो। वैज्ञानिक बोलता है कि मैं वापस जाऊंगा और पृथ्वी को चेंज करने की कोशिश करूँ मुझे। उसने कहा अब तुम वापस नहीं जा सकते, अब एक बार भविष्य में आ गए, तुम पकड़ में आ गए, तुम्हारी मशीन जब्त हो गई, अब कहीं नहीं जाना। तो वो उसके पाँव में कमांड प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, दोनों गिड़गिड़ा रहे। और इतनी देर में क्या होता है कि उसकी जो असिस्टेंट होती है वो उसी में से सीन में से निकल के पीछे जाती है, वापस आती है कि ये इंसान कितना सपना देखेगा यार, जब देखो तब सपना देखता है, उसको जगाती हो। तो बोलता है कि बाप रे ये सपना था, इतना खतरनाक। उसने कहा ये तो सच भी हो सकता है। तो उसने कहा ऐसा क्यों नहीं करें, पर्यावरण को आज बचा लें, वरना ये सपना तो कल सच हो जाएगा। तो ये नाटक की पूरी थीम लेकर के मैं चला था, और इसको इस ढंग से बुना गया था कि इसमें पर्यावरण का और विज्ञान का आपस में पूरा तालमेल बैठे। तो ये नाटक मेरा लोगों को बड़ा पसंद आया, और आगे भी बहुत अच्छा लगा लोगों को। बच्चे छोटे छोटे थे लेकिन बहुत दमदार उनका अभिनय। सर को भेजी थी अपने व्हाट्सएप में क्लिप, उनको दी थी, उस नाटक का एक छोटा सा पार्ट था वो। तो इस तरह से मैं नाटक के साथ बुनता हूँ सर, कि किसी समस्या को लेकर के विज्ञान को जोड़ते हुए और समस्या का निराकरण किस ढंग से किया जाए, तब नाटक बनाया जाता है। विज्ञान ड्रामा के लिए खास तौर पे थीम लेकर के चलना पड़ता है, तो पढ़ाने के लिए भी कुछ वैसे कहानी बुनी जानी चाहिए, तब जाकर के हम उस कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल सर, मेरे सवाल पूछने का जो मकसद था, मुझे लगता है वो सफल रहा। और आपने जो इस नाटक की कहानी बताई कि किस तरह से आपने साइंस को नाटक में बुना, तो मुझे उम्मीद है कि जो शिक्षक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो वो जब अगली बार विज्ञान नाटक करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और उसमें और आपके इस नाटक की नकल नहीं करेंगे, नया कुछ बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नकल का बड़ा चलन है। जैसे भी बगुड़ा जी बता रहे थे कि शो की बहुत नकल हो रही है, तो बहुत सारे जगह इस तरह के शोज शुरू हो रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं सबके लिए। अच्छाई के लिए नकल की है, इसमें बुराई नहीं है। किसी अच्छाई की जो हम आज बहुत सारी चीजें हम जो कर रहे हैं नकल ही कर रहे होते हैं, लेकिन अगर अच्छाई के लिए है और उस नकल से कोई नई चीज निकल सकती है तो कोई बुराई नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नकल का उद्देश्य अपने आप को बढ़ाना हो, गलत। जोशी जी, आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि हमारे जो कल के आर्टिस्ट थे शो में, जयेश प्रजापति जी ने घोषणा की है कि कल जो उन्होंने डिजाइन बनाए थे 3-4, जोशी सर का, बगुड़ा जी का, मेरा और फरीदा मैडम का, तो वो आपके नाम का डिजाइन बना के फेसबुक पर पोस्ट करेंगे। तो आप वहाँ उसको देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत इनाम आपको मिला है शो में आने का। बड़ा अच्छा डिजाइन आपके नाम का जय सर बनाने वाले हैं गुजरात से। जय सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर, आपने प्रोत्साहित किया जोशी जी को और हम सबको इस तरह के इनोवेशन से, और वो आपका एक अलग ही हुनर है जो हर किसी में नहीं पाया जाता है।
रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि बहुत शानदार आपकी विज्ञान कथा थी, और भी बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं आपकी बातें सुन के और आपके इनोवेशन को देख के। कुछ सर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसा कुछ दिखा सकते हैं क्या? कुछ दिखाने वाले थे ऐसा हमें पता लगा। सर एक एयर प्रेशर के ऊपर मैं दिखाना चाह रहा था, थोड़ा जी, जी। पंखा बंद कर दो। एक ये कॉनिकल फ्लास्क हम इसको बोलते हैं, सर दिख रहा होगा? जी हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर ये एग सीधे सीधे नहीं जाता। अगर इस एग को हम ऐसे डालना चाहेंगे तो अपने आप नहीं जाएगा ये, लेकिन एयर प्रेशर के कमाल से ये अंदर चला जाता है। तो मैं बताता हूँ कैसे जाता है सर। पहले हमें इसके अंदर की एयर को बर्न करना होता है। तो इसके अंदर, क्योंकि ये अभी ओपन है, इसका माउथ ओपन है, इसके अंदर एयर है, जो एयर बाहर है वही एयर अंदर भी है, उतना ही प्रेशर बाहर भी उतना ही अंदर भी। तो इसके प्रेशर को कम करके ये इसके अंदर एयर हमने वो कर दी। तो इसको हमने एग को यहाँ रखेंगे धीरे से। तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये अंदर की ओर खिसकना शुरू हो गया। ये उबला हुआ अंडा है, बॉइल्ड है? जी, बॉइल्ड एग है, क्योंकि वैसे साबुत अंडा तो वैसे भी नहीं जाएगा ना। तो ये बॉइल्ड एग है, और एयर प्रेशर के कारण जो इसके अंदर जो हमने जो हवा थी उसको हमने जलाया, जो कुछ बच गई थी वो हमने ट्रैप कर दी एग से। ये देखिए सर, वो ट्रैप कर ली एग से। तो उसके बाद जब ठंडी हुई तो बाहर का एटमॉस्फेयर जो हवा थी उसका दबाव ज्यादा था, अंदर की हवा का कम था। तो ये अंदर बाहर के हवा के दबाव के कारण अंडा अंदर की ओर खिसकने लगा, और खिसकते खिसकते ये अंडा इसमें गिर गया। ये थोड़ा सा टूट गया इसमें, तो ये पूरा चला जाता है ऐसे ही खींचते हुए। तो ये एयर प्रेशर का एक प्रयोग हम बच्चों को दिखाते हैं, स्कूल में करवाते हैं। एक दूसरा सर स्ट्रॉ के साथ है। ये पानी है, और इसको हम स्ट्रॉ से पीते हैं जब, तो ये स्ट्रॉ डाल के हमने पिया, बहुत आसानी से पिया जाता है पानी। लेकिन जब हम एक स्ट्रॉ इसके बाहर रख देते हैं, एक स्ट्रॉ इसके अंदर है पानी में डूबा हुआ, एक स्ट्रॉ बाहर है, आप पिएंगे दोनों से। तो इस हवा के कारण इस स्ट्रॉ, जो एक बाहर स्ट्रॉ है, इससे पानी को पीना मुश्किल हो जाता है। पहले जितनी आसानी से हम पानी को पी पा रहे थे अब नहीं पी पा रहे। उसका कारण ये है कि हमारे जो मुंह के अंदर के जो एयर प्रेशर है वो जब कम था तो हम बाहर से उसको आराम से सक कर पा रहे थे, लेकिन जब हवा अंदर डाल दी मुंह में दूसरे स्ट्रॉ से तो वो प्रेशर बराबर हो गया, इसलिए पानी को उतनी आसानी से सक नहीं कर पाते, नहीं खींच पाते। तो बच्चा बड़ी आसानी से इन चीजों को प्रयोग कर लेता है। छोटे बच्चों को समझाने के लिए बहुत बेहतर प्रयोग है ये। जी बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कुछ बड़े बच्चे हमारे साथ में हैं, जैसे हमारे भट्ट जी हैं, बड़े बच्चे हैं, वो भी समझ गए होंगे इस चीज को। तो उसमें सर एक था कि विज्ञान के चमत्कार में हम देखते हैं कि आग जल रही है और माचिस ने यूज करी और आग जला दी। तो उसका एक प्रयोग है। अब वो स्कूल वाला ग्लिसरॉल तो है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ हो जाए। तो हमारे पास कुछ साधन मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक पाउडर है, पोटेशियम परमैंगनेट। भट्ट जी हम तो फुल स्क्रीन पे ले लेंगे जी भट्ट जी। हाँ नहीं, भट्ट जी को कह रहा हूँ मैं, भट्ट जी को। जी सर, इन्हें फुल स्क्रीन। तो ये पाउडर है और ये कागज है, इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ इसको। ये मैंने फैला दिया सर इसके ऊपर। अब ये ग्लिसरीन है, इस ग्लिसरीन को इसके ऊपर फैलाऊंगा मैं, इसको मैं डाल रहा हूँ हल्के से। जलना चाहिए। ये देखिए सर, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने माचिस यूज नहीं की है, सिर्फ ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट से इतनी तगड़ी आग लगती है। तो जब कभी कभी बच्चों के साथ नाटक करते हैं
और ये दिखा रहे होते हैं कि जादूगर का खेल है और उसमें इस तरह से हम ग्लिसरीन डाल करके उसमें पहले से तैयार कर लेते हैं धुनी एक और उसमें डाल देते हैं और वैसे वो कुछ भी मुर्राट घुसड़मल मुर्दा मसान उल्टी खोपड़ी सीधा कदम जमूरे और पटक दिया और फट से आग लग जाती है थोड़ी देर में। तो बच्चों को बड़ा कौतूहल रहता है कि बिना माचिस के कैसे आग लगी। तो उसके पीछे का ये रिएक्शन है, परमैंगनेट की ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन है जिससे आग लगती है। तो बड़े बच्चे इसको घर में करके देख सकते हैं सुरक्षित तरीके से। दूसरा एक प्रयोग सर हम दिखाते हैं कि मेथिल ऑरेंज को जी मैं तो आपके इस चमत्कार को देख के इतना हो गया था, आपका भक्त बनना। स्वामी राजेश्वरानंद की जय हो, बाबा राजेश्वरानंद की जय हो। यही करते हैं लोग, ये जो आपके चमत्कार करके दिखाते हैं ये विज्ञान के साधारण प्रयोग होते हैं जिनके आधार पे गाँव वालों को या लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। हाँ सर, मदारी बहुत आसानी से सड़क के किनारे बैठ करके और सोडियम के ऊपर पानी छिड़क करके आग लगाता है। सोडियम को हवा में अगर हम पानी छिड़क देते हैं आग लग जाती है सोडियम पे। या इसी का ग्लिसरॉल को हम हवन बनाते हैं। या एक मेथिल ऑरेंज करके आता है, इंजेक्शन से हम नींबू के अंदर उसको डाल दें और बाहर से नींबू बिल्कुल सेम है और उसके बाद हम कहें कि देखो हम तुम्हारे अंदर का भूत इसके अंदर बंद कर रहे हैं और उसको हम मार देंगे, उसका खून दिखाएंगे तुम्हें। फिर हम नींबू काटते तो अंदर से लाल हो रहा है। तो ये सारे विज्ञान के चमत्कार जब हम दिखाते हैं तो बच्चा बड़ी आसानी से फिर उसके पीछे का विज्ञान को समझाएं कि इसके कारण ये कलर आया और ये जादूगर इस तरह से दिखाता है, या ये जो आग लग रही है कैसे लग रही है, या हवा के प्रेशर से कैसे अंडा अंदर चला गया, या फिर एक एसिटिलीन गैस जो बनती है हमारी कार्बाइड के साथ रिएक्शन होती है जो हम जो ये फलों को पकाने के लिए जो यूज करते हैं, उसके प्रयोग से इंजेक्शन जो हमारा जो ड्रिप सेट होता है उसमें से हम एसिटिलीन गैस निकाल के करते हैं। मेरे साथी सुंदर नौटियाल जी और हमने हमारे ऑडिटोरियम में एक छोटा सा नाटक किया था, इसी तांत्रिक विद्या करके विज्ञान का एक नाटक किया था। तो उसमें ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे साबुन के झाग से, शैम्पू से और सिरके के कारण एक नाग बन जाता है और क्या, ये सारी चीजें देखी थी उसमें। तो विज्ञान के बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक प्रयोग हैं जिनको हम बच्चों के सामने करें अगर, तो उनके दिमाग से बहुत सारी परतें हटती हैं कि यार जो हम लोग देख रहे थे, जो जादूगर को जिसको हम जादू मान के चल रहे थे कि बताओ बिना माचिस क्या लगा दी, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस बार के पिछले बार के सर्दियों में मेरे बच्चों ने और मैंने तो ऐसी आग जलाई है, खूब आराम से सेकी हमने, लकड़ियों के ऊपर डाला और माचिस की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं सर जो बच्चों के साथ करके हम उनको एक तजुर्बा दे सकते हैं कि विज्ञान एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मानवीय संवेदनाओं के साथ अगर विज्ञान को पढ़ा जाए तो उससे बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जोशी जी, बहुत शानदार सर। आपने बहुत सारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रजनीकांत जी कर रहे हैं चमत्कार को नमस्कार और बहुत सारे तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। सर मैं साइंस का विद्यार्थी थोड़ा सा रहा हूँ 12वीं क्लास तक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। क्या ऐसा होता है कि सर दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है क्या? बिल्कुल सर, चुंबक में अगर आप देखेंगे कि अगर हम नॉर्थ को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और नॉर्थ साउथ को मिलाते हैं तो फट से जुड़ जाता है। तो समान ध्रुवों में तो प्रतिकर्षण होता ही है। तो सर कहीं यही कारण तो नहीं है कि जोशी जी जो है आपकी बातों पर आज कमेंट नहीं कर रहे हैं? जोशी में प्रतिकर्षण तो नहीं हो रहा है? नहीं, समान ध्रुव तो ये वाला यहाँ लागू ना हो तो ज्यादा बेहतर है सर। नहीं सर, लेकिन ऐसे लग रहा है। अब जो सर आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा आप तो। नहीं है तो ऐसे सर जी बहुत सारे लोग होते हैं इसमें कराते हैं। मेरे साइंस सेंटर में लेके आया था एक प्याला है, सामान्य देखने पर ये प्याला लग रहा है हमें, लेकिन छोटे बच्चों के लिए इसका कौतूहल बड़ा रोमांचक होता है जब इस प्याले को हम एक गतिविधि के रूप में, प्रयोग के रूप में देखते हैं। तो ये कनेक्टिविटी वाला खेल है। इसमें जब तक ये प्याला खाली है तब तक ये सिर्फ प्याला दिख रहा है, लेकिन जैसे हम इसे पानी डालते हैं इसके अंदर लाइट जलना शुरू हो जाती है, और जैसे हम इसका पानी हटाते हैं लाइट बंद हो जाती है। तो बच्चा 6, 7, 8 का बच्चा बहुत कौतूहल देखता है इसको कि इसमें ऐसा क्या है, दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन पानी डालते ही लाइट जलना शुरू।
छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं जिनसे अंदर सेल जुड़ी हुई है, और जैसे ही कनेक्ट होता है पानी के कारण वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और लाइट जलना शुरू हो जाती है। तो बच्चों को ये समझाना बड़ा आसान होता है कि कैसे कनेक्टिविटी विद्युत के लिए बहुत जरूरी है। स्विच का काम जो करता है, स्विच कैसे कनेक्ट करता है और कैसे बल्ब जलता है, तो वो वाला विज्ञान अगर हम इस प्याले के माध्यम से बच्चों को प्याला दे दें और पानी दे दें, खेल भी रहा है इसके साथ, फिर वो देख भी रहा है इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं जिनको टच करने की लाइट जल रही है, तो वो बड़ी आसानी से इन चीजों को समझने के लिए फिर उत्सुक होता है, फिर वो इसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहता है कि सर क्यों हुआ ऐसा। फिर हम उसको आसानी से उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं जहां हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा जब पैदा हो गई तब वो जरूर सीखे। जब तक जिज्ञासा नहीं सीखे, आप उसको लाख समझा लो कि बिजली ऐसे जलती है, आपने सर्किट बना दिया, ब्लैक बोर्ड पे उसका पूरा फ्रेम चित्र सब बना दिया, लेकिन उसका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वो सब अमूर्त चीजें, उसने ये रेखा इधर से गई होगा, उसने बैटरी दिखा दी, स्विच दिखा दिया, कुंजी दिखा दी, सब होगा, ये प्रतिरोध दिखा रहे पता नहीं क्या है। लेकिन जब वो लाइव अपने आप को करता है, इसमें पानी डाल रहा है, लाइट जल रही है, फिर वो पूछता है क्यों जल रही है। अब जब वो क्यों पे आएगा तब उसको हम जवाब दे सकते हैं कि इसलिए जली है। फिर हम उस विद्युत के अंदर के सारे कंपोनेंट जो विद्युत के लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से विद्युत है, वो हम समझाना शुरू करेंगे। उसकी समझ में आएगा कि कहाँ प्रतिरोध है, क्यों कुंजी है, कहाँ पे बैटरी है, कितना उसकी धारा कैसे बह रही है, धारा है क्या, क्यों बहती है, दिष्ट है, कैसी है, जो भी है, समानुपाती, जो समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में, वो समझाना फिर आसान हो जाएगा जब एक बार उसके अंदर जिज्ञासा जाग गई कि हुआ क्या। गुब्बारे को बोतल के ऊपर बांध करके फूंक मार रहे हैं, नहीं फूल रहा है, छोटा सा छेद कर दिया, फूंक मारा, फूल गया, छेद को बंद कर दिया, नहीं फूल, वापस सिकुड़ नहीं रहा। ये सारी चीजें बच्चे के सामने करते हैं तो उसे समझ में आता है कि एयर प्रेशर क्या है, तराजू की तरह गुब्बारे को हवा भर करके खाली गुब्बारे को तौलना, ये सारे छोटे छोटे प्रयोग, या बच्चों के सामने कॉपर सल्फेट या विस्थापन अभिक्रिया को समझाने के लिए कील को डुबाना, उसमें आराम से वो सब कलर छोड़ जाता, चिपक जाता है, वो झड़ने लगता है, वो सारा प्रोसेस क्लासरूम में अगर आप उसको पहले से तैयार करके और रख दें और फिर समझाना शुरू करें तो थोड़ा सा आसान बच्चे को समझने के लिए होगा, मेरे को ऐसा लगता है। मोहन चौहान जी कह रहे हैं, मोहन चौहान जी हमारे शिक्षक साथी हैं, कला के शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि जी जी सर। सुरेश नौटियाल जी का आपने जिक्र किया है, उनको भी शो में लाने का प्रयास करिएगा, हम उनके अनुभव भी सुनना चाहेंगे। तो उनका नंबर मैं आपसे इस शो के बाद में आपको फोन करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, अगर उनका नंबर आप मुझे दे देंगे। बिल्कुल सर, सुंदर नौटियाल जी मेरे साथी हैं और मेरे मतलब साथ मेरे विज्ञान के ही साथ, विज्ञान के टीचर है मेरे, जैसे मैं विज्ञान के टीचर, तो बहुत अच्छे टीचर हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर मेरे ग्रुप में हैं, हरीश नौटियाल जी हैं, शंभू नौटियाल जी, बहुत सारे लोग हैं जो मैं इस कार्यक्रम के क्रिएटिव बाद टीचर आपको फोन हैं। करता हूँ, इस शो के बाद जी में सर। आपको फोन करता हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। बट जी आ गए हमारे। जी, तो सर आपने तो बिल्कुल आज फरीदा मैम कह रही कि ऐसा लग रहा है हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं आपको देख के, और बहुत सारे किसी को लग रहा है कि आप जादूगर हैं, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, सब चमक रहे थे सर। और इस शो की खास बात भी यही कि कल जो एक अलग रंग था, कल एक बिल्कुल अलग रंग था, आज बिल्कुल अलग रंग है और कल बिल्कुल अलग रंग होगा। तो कल हम जी सर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल हम उत्तराखंड से निकलकर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी इस शो की एंट्री कल है। कल मध्य प्रदेश से हमारे साथ होंगे डॉक्टर दशरथ मसानिया जी। एक दिन इस शो में राम लोहनी आए थे, तो कल दशरथ मसानिया आ रहे हैं, तो सारे पास में यहाँ पर बायोलॉजी के उपलब्ध हैं। दशरथ मसानिया जी की खास बात यह है कि वो गणित जैसे विषय को, हिंदी को, हर विषय को दोहे, चौपाई, छंद, सब में, इन सब में पढ़ाते हैं। वो हर विषय पर उन्होंने चालीसाएं लिखी हुई है, बेहिसाब चालीसाएं लिखी हुई है, वो चालीसा एक्सपर्ट है। तो दशरथ मसानिया जी को सुनेंगे सर, और आप भी सुनिएगा। तो हर दिन हम कोशिश करते हैं कि अलग रंग रहे, विविध रंग रहे, इसलिए इसका जो चैनल है उसका नाम भी हमने विविधा रखा है कि विविध तरह के शिक्षक यहाँ पर आए, अपनी प्रतिभाएं हम सबको दिखाएं। और सर आप यकीन नहीं करेंगे जो सर, हमको इस सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दर्शकों को एक बार को लगता होगा कि अच्छा ठीक है, शाम को 7 बजे इनका कोई काम धाम है नहीं तो ये उठ के लाइव आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। और जिनको ऐसा लग रहा हो वो एक बार 58 दिन तक शो को चला के देख लें, इस तरह का समझ में आ जाएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। इसकी चर्चा करना शो से पहले की तैयारियां नहीं दिखाई देती सर, इसलिए बोलना आसान होता है, लेकिन जो कर रहे होते हैं उनको पता होता है सर। वही मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत सारा मेहनत का काम है जो हमारी टीम जो है उन सबके सहयोग से हो रहा है, और खासकर इसमें गिरीश चंद्र जोशी जी, मुकेश प्रसाद दोगुड़ा जी,
मैं तो केवल इनके आदेशों का पालन करता हूँ सर। पीछे से ये सब लोग गाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, किनको कौन लोग हैं जो शो में जोशी आएंगे। जी, आपने कोई झूठ पकड़ने की मशीन नहीं बनाई है? सर अभी तो टाइम मशीन ही बना पाया था ना। एक झूठ पकड़ने की मशीन बनाओ, भटजी में आनी बहुत जरूरी है। जरूर बनेगी सर। अच्छा राजेश सर, आप मुझे बताइए, मैं तो आपका जानता नहीं था ना, तो भगवान जी के माध्यम से जाना, तो मैं झूठ कहाँ पर बोल रहा हूँ सर? मेरा भी इनसे परिचय नहीं था, और धनपति शाह जी है, उन्होंने इनका नंबर दिया मेरे को। जी जी, तो मैं तो आपके मित्र हैं धनपति शाह। धनराज शाह जी ने इनका नंबर दिया। वो आप जानिए सर, आपको किसने दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से जुड़ा, इसलिए मैं तो श्रेय आप ही को दूंगा ना। अच्छा। तो मैं जिसके माध्यम से जिस शिक्षक तक पहुंच रहा हूँ, जैसे कल मसानी, कल वो हमारे जयेश सर थे, तो वो स्वामी जी के थ्रू आए थे, तो हम स्वामी जी को धन्यवाद दे रहे थे। तो स्वामी जी हमारे पास जोशी जी के थ्रू मिले हम स्वामी जी से, तो जोशी सर को धन्यवाद देते हैं। तो सो में कुल मिला के आप ही लोगों की माया है सर। हम तो देखने का मुखौटा है, चेहरा है जो सामने आ जाते हैं होस्ट बन करके, वरना जो जोशी जी की खामोशी सब कुछ कह रही है सर, वो मान रहे हैं इस बात को, और मानना भी चाहिए, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं। सच बता रहा हूँ आपको, ये जो कुछ भी है उन्हीं का सिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया हुआ है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन जो है कुछ नया करें, कभी विज्ञान, कभी कला, कभी साहित्य, कभी संगीत, अलग अलग विधाएं। तो जोशी सर, राजेश जोशी सर, इससे पहले कि मैं जोशी सर से फाइनल कमेंट लूं आज के कार्यक्रम के बारे में, आपसे चाहूंगा आप कुछ अंतिम संदेश, कुछ अंतिम प्रयोग, कुछ अंतिम कविता, कुछ अंतिम गीत, या कुछ भी आप कुछ और समय, आपको 2-4 मिनट हम और दे सकते हैं। आप कुछ और अपनी बात रखना चाहें तो आपका स्वागत है सर। सर मैं चाहता हूं कि ये शो चलता रहे, हमेशा चले, और बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं जिनको आगे आना है, जिनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। हमारा हक है सर उनके अनुभवों के लाभ लेने के लिए, क्योंकि उनके अंदर हुनर है और हमें उसको सीखना वो जरूरी है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इस मंच की आवश्यकता है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको जहां भी कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए तो जरूर सर उसको मंच दीजिएगा आप। तो एक संदेश ये था कि बेटियों के ऊपर एक मैंने लिखी थी कविता, बहुत कीमती है हमारे लिए आज के डेट में बेटियां, क्योंकि जितनी तेजी से लिंग भेद के कारण बेटियां खत्म हो रही हैं, कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि हमारे नाटक की तरह सिर्फ रोबोटों की तरह हम ही लोग दिखने लगेंगे, बेटियां गायब हो जाएंगी। तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो मैंने बेटियों के ऊपर एक कविता लिखी थी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते मैं वो सुना दूं आपको। तो सर आज्ञा दें। सर इजाजत है? स्वागत शुरू करें आप जी। बेटियों के ऊपर एक कविता है। बाबुल के घर पे जब भी आती हैं बेटियां, बाबुल के घर पे जब भी आती हैं बेटियां, रोशन खुदा का नूर हो जाती हैं बेटियां, रोशन खुदा का नूर हो जाती हैं बेटियां। जीवन सुमन किसी का है शान किसी की, जीवन सुमन किसी का है शान किसी की, दोनों घरों की आबरू बचाती हैं बेटियां, दोनों घरों की आबरू बचाती हैं बेटियां। है बड़ा परिवार है रिश्ते सभी वहां, है बड़ा परिवार है रिश्ते सभी वहां, हर रिश्ते को सहजता से निभाती हैं बेटियां। हो शहर की दुनिया या फिर गांव का मकान, हो शहर की दुनिया या फिर गांव का मकान, मेहनत से अपने घर को सजाती हैं बेटियां, मेहनत से अपने घर को सजाती हैं बेटियां। माँ बन के बांटती हैं बच्चों को अपना प्यार, माँ बन के बांटती हैं बच्चों को अपना प्यार। बहू बन के अपना फर्ज निभाती हैं बेटियां, बहू बन के अपना फर्ज निभाती हैं बेटियां। चूल्हे पे सेकती हैं घर भर की रोटियां, चूल्हे पे सेकती हैं घर भर की रोटियां, खाना सभी को प्यार से खिलाती हैं बेटियां। बाबुल के घर पे जब भी आती हैं बेटियां, रोशन खुदा का नूर हो जाती हैं बेटियां। भाभी जेठानी चाची कभी माँ के रूप में, भाभी जेठानी चाची कभी माँ के रूप में, अन्नपूर्णा सी दानी हो जाती हैं बेटियां। थक जाए बदन फिर भी रखे ध्यान सभी का, थक जाए बदन फिर भी रखे ध्यान सभी का, अपने गमों को चूल्हे में जलाती हैं बेटियां, अपने गमों को चूल्हे में जलाती हैं बेटियां। खोज ही लेती हैं खुशी सबकी खुशी में, खोज ही लेती हैं खुशी सबकी खुशी में, खुशियों से ही घर को सजाती हैं बेटियां, खुशियों ही तो घर को सजाती हैं बेटियां। बाबुल के घर पे जब भी आती हैं बेटियां,
रोशन खुदा का नूर हो जाती हैं बेटियां, तो बेटियों को बचाने की जरूरत भी है, बढ़ाने की जरूरत भी है और पढ़ाने की जरूरत भी है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, इस अनमोल खजाने को लूटने से, पिटने से, मरने से, खत्म होने से बचा लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक संवेदनशील शिक्षक हैं। पूर्ण धन्यवाद सर। स्वरचित है, जी बिल्कुल स्वरचित है सर। बहुत सुंदर। एक टिप्पणी आई है सर, हमारे एक दर्शक है सत्य सिंह राणा जी, वो कह रहे हैं कि जी सर। जोशी सर की पार्टी है आज दूसरे जोशी सर के विज्ञान के चमत्कार का अवलोकन कर रही है, और अंत में जी। जोशी सर आज का परिणाम घोषित कीजिएगा। अरे सर, नहीं, वो तो 100/100 है, बिल्कुल 100/100 है, क्योंकि इन्होंने शुरू में ही एक ओवर खेल के जिसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने दिखाया कि फिलोसफी भी है, साइंस भी है, म्यूजिक भी है। साइंस मुझे लगता है कि दोनों सत्य की खोज में है, ये जैसे राजेश जोशी जी अच्छा बताएंगे। साइंटिस्ट जो है वो आउटर वर्ल्ड को खोजता है और फिलोसोफर जो है वो इनर वर्ल्ड को खोजता है, सब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग साइंस में बहुत पीछे थे, शायद हमारे प्रकाश, हमारे जो प्रयोग थे, हमारा जो साहित्य था वो अभी अच्छी तरह प्रकाश में नहीं आया है। नहीं तो समय, जिसको साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा कहना चाहिए अजूबा है, उसको जिस हिसाब से हमने समझा, हमने युगों में बांटा और महायुग को बनाया, वो शायद एक फिलॉसफी ऐसी थी जो भारतीय मनीषी, भारतीय संत, जितनी परंपरा हमारी रही, चाहे फकीरों की रही हो, चाहे संतों की रही हो, उन्होंने वो बनाया। तो फिलॉसफी और साइंस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा राजेश जोशी जी में है, और इन्होंने संगीत में उसको जोड़ के और भी इस कार्यक्रम को रोचक बनाया। और कमेंट जो था ये था कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो मेरे को लगा कि वो ज़्यादा उसको, मेरे को मतलब मैं खुश नहीं हूँ उस प्रोग्राम को, उस कंसेप्ट को लेके, क्योंकि आता नहीं है कुछ, किसी कमेंट आते नहीं है, वो ऐसा मोनोलॉग सा हो जाता है। इसलिए मैंने भट्ट जी को अपना रोष भी जताया था। सुन लीजिए पहले, मेरे को सुन लीजिए, रोष भी जताया था कि, या अपना खेद प्रकट किया था कि ये क्वेश्चन आंसर जो 5 से 2 में आए, 2 से उन्होंने कहा 2 में कर देते हैं, तो वो एक तारतम्य टूटता है। आप देखिए, चाहे जिग्नेश जी का हो, चाहे कमलेश जी का हो, चाहे अभी राजेश जोशी का, बीच में हम क्वेश्चन आंसर ले आए, हाँ जी अच्छा चलो हम ऐसा हुआ था। मैं जानता हूँ कि संस्कृति का जो हमने फील्ड रखा है वो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। मेरे को लगता है कि देश की या विश्व की हर चीज़ जो है वो संस्कृति के अंदर समाहित हो सकती है, तो वो हम उसमें कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम जैसे रोचक बनाने के लिए हमने फिल्मों भी ले आए थे, कृषि विज्ञान को भी ले आए थे, लेकिन मेरे को लगा कि वो थोड़ा मतलब या तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहे थे या क्वेश्चन बड़े आउट ऑफ द वे जा रहे थे, इसलिए मैं चाहता था क्वेश्चन आंसर सेशन हम बंद कर दें थोड़ी देर। कल भी हमें आनंद आया, आज भी हमें राजेश जोशी का बहुत आनंद आया, और फुल मार्क्स टू राजेश जोशी जी, एब्सोल्युटली। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि राजेश, मध्य प्रदेश में एक संस्था है एकलव्य, और मैं नहीं जानता कि आप उनसे परिचित हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने जमीनी ग्रामीणी स्तर पे इतना काम किया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। उनके दो पत्रिकाएं निकलती थी, संदर्भ और शोध, और वो पूरी विज्ञान को रोचक बनाने के तरीके से निकलती थी। आप एकलव्य भी टाइप करेंगे इंटरनेट पे तो शायद आपको मिल जाएगा, नहीं तो उनके पुराने वॉल्यूम्स ले लीजिए, और जिस तन्मयता के साथ, जिस शिद्दत के साथ आप लगे हुए हैं इस छोटे से अंचल में भारत के, और बच्चों को बना रहे हैं, आपको साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ, एटलीस्ट मेरी शुभकामनाएं। जी बहुगुणा जी, आप भी आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा जोशी जी को। अभी नहीं हुआ, अभी बच्चा हूँ, मुझे तो आशीर्वाद आप अभी तो कुछ कह रहे थे बहुगुणा जी, उस वक्त कुछ कह रहे थे बीच में, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने टोका आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए जो प्रश्नोत्तर वाला जो सेशन है वो बहुत उपयोगी है, उसको बस थोड़ा सा मतलब बहुत हम व्याख्या में न जाए। अगर आपको लगता है कि व्याख्या बहुत लंबी हो रही है तो व्याख्या वाला पार्ट छोड़ सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत उपयोगी सेशन है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। नहीं देखिए बहुगुणा जी, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने एक प्रश्न दिया कि 1957 में एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई
और उसी ये परसों का प्रश्न था, लेकिन और वो प्रोविजनल स्टोर में भी आई, डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आई, केमिस्ट के यहाँ भी गई, हेयर ड्रेसर के यहाँ भी प्रोडक्ट रखा गया। मैंने करीब करीब दिल्ली में 50 लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, किसी को वो नहीं था। और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है ना किताबें, हिंद पॉकेट बुक्स, वो जो दीनानाथ मल्होत्रा जी आए अमेरिका से, और हिंद पॉकेट बुक जो था वो प्रोडक्ट जो था वो 1957 में रजिस्टर्ड हुआ, उसको गलती से हिंदी पॉकेट बुक्स कर दिया, फिर उन्होंने कहा भाषाएं आनी चाहिए तो हिंद पॉकेट बुक्स कर दिया। वो एक एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ उत्तर दे दूं हिंद पॉकेट बुक्स है जी, तो हिंद पॉकेट बुक्स जो लोग देख रहे हैं ना वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, अच्छा होगा कोई हिंद पॉकेट बुक, लेकिन पेपर बैग में और किताबों की संस्कृति में भारत में हिंद पॉकेट बुक्स ने जो काम किया था ना वो अजब काम था। तो गीतांजलि से लेके गायक के शेर अभी तक रेलवे प्लेटफॉर्म में आप देखिए हिंद पॉकेट बुक्स का नाम, और वो एक पूरा उन्होंने संस्कृति चेंज कर दी। तो वो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना बड़ा हो जाता। फिर मेरे को लगा एक्सप्लेनेशन बड़ा हो गया, अब वो एक्सपर्ट जो आए हुए वो कहेंगे यार ये क्या अपना भगाड़ रहे हैं, अपना मोनोलॉग इन्होंने शुरू कर दिया। तो वो मेरे को लगता है वो थोड़ा सा, मैं उस पेशो पेश में हूँ, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो एक से एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, उनका ज्ञान समझने लायक है, देखने लायक है। कितना अच्छा बताया राजेश जी ने या जिग्नेश जी ने या कमलेश जी ने, या कल का जैसे संगीत का था, बिल्कुल सब भाव विभोर थे ना। तो बीच में फिर क्वेश्चन आंसर का, हाँ बताइए भट्ट जी आप क्या कह रहे हैं? सर इसमें मेरा एक सुझाव था कि हम बीच का रास्ता एक निकाल सकते हैं कि हम एक प्रश्न लें और उसको आप विस्तार से बताएं, 2 प्रश्न के बजाय एक ही प्रश्न लें। और फरीदा मैडम का सुझाव है कि ये एपिसोड के अंत में हम ये काम करें। वो लिख रहे हैं कि आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द लाइव एपिसोड। आप संचालक और सह संचालक हैं, आपका जो आदेश होगा शिरोधार्य है। सवाल मुश्किल नहीं है सर। सर मैं क्या पूछूं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, क्या फायदा उन सवालों को पूछने का सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये चीजें ऐसी हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को बदला। आप जो मैंने कल आपसे पूछा कि वो फॉरएवर वो डायमंड्स का था, डायमंड्स आज देश की हर गृहिणी किसी भी स्तर की हो डायमंड्स के लिए लालायित होती है। तो डायमंड्स की एक हिस्ट्री है कि डायमंड्स भारत से कैसे दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ डिविलियर्स कंपनी ने कैसे चलाया, कैसे उन्होंने स्लोगन बनाया जिससे डायमंड इतने पॉपुलर हुए। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। एक्सपेरिमेंट में राजेश कहते हैं हमने पोटेशियम डाला, ये कर दिया, आग जल गई, तो वो कोई फायदा नहीं है ना उसको, जब तक आप यू हैव टू एक्सप्लेन क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन इसीलिए मैंने भट्ट जी का बात मेरे को याद आती है, जब पहला दिन हमने बात की थी मैंने कहा भट्ट जी इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। आपको याद होगा 5 प्रश्नों से शुरुआत की थी। भट्ट जी ने कहा सर क्यों पूछ रहे हैं, तो सब इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन कोई इंटरनेट में नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। प्रश्न मैंने पूछे उसमें 10% आपको इंटरनेट में मिलेंगे। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी फिल्मों के बड़े अच्छे उत्तर दे देते हैं, रजनीकांत शुक्ला जी कोई और सब्जेक्ट के दे देते हैं, लेकिन जो हमारी फरीदा है या हेमंत हरबोला जी है या रूपा बिष्ट जी है या ज्योति गांधी जी, देयर नो कमेंट्स फ्रॉम देम, नो एफर्ट फ्रॉम देम टू आंसर। मेरा ये था कि बच्चे देखे, परिवार देखे, बच्चों से डिस्कस हो। 8 बज गए, शो खत्म होता है, 8:30 बजे डिनर होगा, यार आज ये प्रश्न पूछा गया था, आप बताइए क्या होगा। तो बच्चे हो सकता है इंटरनेट पे देखें, कोशिश करें अपनी जानकारी लें, वो नहीं हो रहा। वो जो जागरूकता है ना वो नहीं आई। इसलिए 2 प्रश्न ठीक है, एक प्रश्न तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, एक प्रश्न नहीं, दो हो गए कल से ले लें। एक में सर उत्तर विस्तार से आप दे पाएंगे, ये मैं चाह रहा था कि उत्तर उसका और विस्तार से हो जाए। ठीक है, लास्ट में कर लेंगे, बीच में नहीं करें, बीच में इनका क्रम बहुत टूटता है। तो मेरा सुझाव ये है कि हम कार्यक्रम का शुरुआती प्रश्न से करें। नहीं शुरुआत नहीं सर, शिक्षा में ये कहा गया कि प्रश्न मत करो यार, प्रश्न तुम विद्यार्थी से पूछो। अब टीचर अपने प्रश्न डालने लगेगा ना वो बिल्कुल बोरिंग हो जाता है, मतलब वो यार क्या टीचर अपनी भगाने लग गया, तो वो वाला हिसाब है ना। जैसे इन्होंने कहा कि मैं बच्चों के साथ मिलकर करता हूँ, तो हम लास्ट में करें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, करेंगे सर, शो के लास्ट में करेंगे कल से। तो आज का सवाल कर लें सर, फिर एक लास्ट आ गया। ये आज तो मैंने आज के मैंने आपको दिए नहीं आज के सवाल। ये रहा सर सवाल, ये राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, इन्होंने मेरे को हिंट दे दिया है, लेकिन आपने पूछा था जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछ किया तो आपने कहा गलती से मैंने मलबा लिखा है, मालवा तो नहीं है, ये कवास और मलबा 2 क्षेत्र हैं
जहाँ पे बाड़मेर में बाढ़ आई थी और झीलें बन गई थी, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनको ये दिमाग में आया, साइंटिस्ट को मिले, उन्होंने कहा यार हमको देखना चाहिए कि हम जो सरस्वती नदी थी उसका रूट तो नहीं है, और ये दो सरस्वती की नदी के रूट पे थे, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है सर अभी भी। सरस्वती जो लुप्त हो गई उसका भौगोलिक जो अध्ययन हो रहा है वो कवास और मलबा तक उसकी सीरीज वो जा रही है। तो वो हम सरस्वती पूछते तो हैं, हर मंत्र में हमारे सरस्वती आती है, 9 सप्त नदियों में सरस्वती आती है, लेकिन थोड़ा सा देख, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा था। कवास और मलबा बाड़मेर के क्षेत्र हैं जहाँ पे लुप्त होती सरस्वती की एक कंसेप्ट आया कि भौगोलिक स्टडी कराया जाए, और महाभारत में इसका रेफरेंस था कि जब कृष्ण ने कहा कि मैं पांडवों का साथ दूंगा, तो जो दाऊ भाई थे बलराम जी बहुत नाराज हो गए, और बलराम जी जहां जहां गए महाभारत में जिन जिन स्थानों का वर्णन आता है वहां सरस्वती नदी का वो मिल रहे हैं, रेफरेंस मिल रहे हैं। तो ये हमारा इतिहास था सर, गौरवमय इतिहास, तो ये आना चाहिए ना थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रश्न रखूंगा। चलिए मैं आपको 2 प्रश्न भेजता हूँ कल जो डिस्कस करेंगे। जी 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 ठीक है सर, धन्यवाद। अगला जो प्रश्न था सर दूसरा वाला, उसको ले लेते हैं, उसका जवाब कल अगर लोग दे दें तो। ये तो बोल दिया हमने, डायमंड्स आर फॉरएवर, डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स, ये तो बोल दिया हमने, आंसर दे दिया इसका सर। मैं आपको 2 दूंगा। जेम्स बॉन्ड की फिल्म है सर एक बहुत बढ़िया, डायमंड्स आर फॉरएवर। रोजर मूर ने एक्टिंग की है, स्कीन कॉन्नेली की याद नहीं आ रहा, रोजर मूर आई थिंक। डायमंड्स आर फॉरएवर, हाँ वो रोजर मूर है, रोजर मूर है या रोजर मूर है, रोजर मूर पुराने एक्टर थे सर इस फिल्म में, जेम्स बॉन्ड सीरीज के पहले पुराने एक्टर रोजर मूर ही थे। नहीं, ये पहले स्कीन कॉन्नेली थे साहब, शेन कॉनरी थे पहले, शेन कॉनरी थे, इसके बाद कई बदले। चलो ठीक है, हमारी बातचीत। चलिए सर, तो राजेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने विज्ञान के इतने शानदार प्रयोग, इतने शानदार एक्सपीरियंस, इतने अच्छे आइडियाज भी दिए, आपने आइडियाज बहुत अच्छे विज्ञान टीचर इस शो को देख रहे होंगे या बाकी विषयों के भी शिक्षक को देख रहे होंगे जो शिक्षा में रंगमंच का प्रयोग करना चाह रहे होंगे या दूसरी। जी सर। राजेश, मेरे को पता नहीं, आप क्योंकि आप उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, दिल्ली से विज्ञान प्रसार एक मैगजीन निकलती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उसको जरूर लीजिए, जरूर पढ़िए। दूसरा, एक विज्ञान प्रसार के नाम से एक संस्था है जो आपको क्लब खोलने के लिए पैसा देते हैं, और ठीक धनराशि है वो। तो स्कूल में इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो विज्ञान प्रसार आप जाएंगे, वीपी बोलते हैं विज्ञान प्रसार, चले जाइए उसमें साइट में, और वो आपका काम देख के निश्चित रूप से आपको क्लब के लिए पैसा देंगे। तो खोलिए अपने स्कूल में अपना, क्योंकि इतना सुंदर काम आप कर रहे हैं। और बस यही जानकारी मैं देना चाहता हूँ। और स्रोत और संदर्भ और एकलव्य को जरूर देख लीजिएगा। संदर्भ तो मैं पढ़ता हूँ सर रेगुलर। आते हैं स्रोत संदर्भ आता है? संदर्भ तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से मिल जाती है सर हमें, तो मैं वहां से ले लेता हूँ। अच्छा, उनकी बच्चों की चकमक भी बहुत अच्छी मैगजीन है सर, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जी बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत सुंदर, बहुत अलग उसके संदर्भ के एक बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे स्कूल में रखा हुआ मैंने। बढ़िया सर। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन काफी दे रहा है इन किताबों को शिक्षकों को, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। फाउंडेशन के हमारे जो मित्र हैं बहुत जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। जी, तो हम आप सबसे विदा लेते हैं और फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कल हमारे शो में ठीक 7 बजे मध्य प्रदेश में हम होंगे, और आप भी हमारे साथ चलेगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर दशरथ मसानिया जी हमारे साथ होंगे, जो चालीसा एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चालीसाएं लिखी उन्होंने, और पूरा जो वो पढ़ाना उन्होंने पूरा चालीसाओं में ही किया हुआ है। एक फिल्म आई थी पाकीजा, जिसमें संवाद के नाम पर सिर्फ कविताएं थी। पाकीजा नहीं थी, वो हीर रांझा थी, हीर रांझा थी, राजकुमार प्रिया राजवंश की। यूपी में फंस गए बबुड़ा जी, फंस गए। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हीर रांझा थी। तो हीर रांझा के अंदाज में ही वो पढ़ाते हैं मसानिया साहब। तो कल हम उनसे सुनेंगे, एक अलग तरह का अनुभव होगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है राजेश भी जुड़े रहेंगे हमसे। हाँ बिल्कुल सर।
एक मजे की बात ये होती है कि वो जैसे जैसे शो में हमारे गेस्ट पुराने होते हैं वो भूलते जाते हैं कि द टीचर शो में हम कभी आए थे और हमें उसको बीच बीच में देखना है। नहीं सर, मैं तो रेगुलर देख ही रहा हूँ काफी समय से। मेरा जो अनुभव रहा है वो यही कहता है, बहुगुणा और जोशी जी का भी यही कहता है, उनकी मुस्कान बता रही है। साथियों को लेके आइए, साथियों को बताइए, साथियों को प्रकाश में लाइए, उनका काम प्रकाश में लाइए। जी जैसे बिल्कुल सर। बहुगुणा जी के थ्रू, बहुगुणा जी के मित्र के माध्यम से आप प्रकाश में आए, इतना सुंदर काम आप कर रहे हैं, दूसरे भी आएंगे तो ठीक है, अच्छा है। जी सर। तो कल शाम 7 बजे तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। आप सबका आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके